एपिसोड 46। तनिष्क जी छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं। अब आगे। ताज होटल गार्डन एरिया। शनाया तनिष्क का हाथ पकड़ बहुत ही एटीट्यूड के साथ गार्डन एरिया में आती है क्योंकि वहीं पर उन दोनों के डिनर अरेंज किए गए थे। शनाया जिसने एक पर्पल कलर की डीप नेक मैक्सी पहनी हुई थी जिस वजह से उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा शो हो रही थी और उस ड्रेस में वह काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। चेहरे पर हैवी मेकअप के साथ डार्क रेड कलर की लिपस्टिक उसे और ज्यादा हॉट लुक दे रही थी। इस वक्त शनाया के टमी नॉर्मल थे। तनिष्क ने येलो कलर की सूट पहना था, उसके साथ व्हाइट शर्ट, अपने बालों को सालीके से सेट किए हुए वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जहां शनाया के चेहरे पर घमंड साफ साफ दिख रहा था वहीं तनिष्क का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, उसे देख उसका मूड का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दोनों के आगे आगे एक स्टाफ चल रहे थे, वह स्टाफ उन दोनों को उनके टेबल तक ले जाता है पर वह दोनों चेयर पर बैठते इतने में तनिष्क का फोन रिंग करता है तो तनिष्क कॉल रिसीव करके दूसरे साइड चल जाता है। वह स्टाफ भी वहां से चला जाता है और शनाया तनिष्क को जाते हुए घूर कर देखती है पर फिर मन में कहती है गुस्सा कंट्रोल कर, वैसे भी बहुत जल्द तनिष्क तेरी हो जाएगी, उसके बाद तनिष्क को ऐसा टाइट दूंगी ना कि वह सबसे पहले मुझे प्राइवेसी देगा अपने काम से पहले भी। इतना सोचकर शनाया खुश हो जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। बैठकर शनाया इधर उधर देखने लगती है तभी उसकी नज़र अपने सामने काफ़ी दूर एक टेबल पर पड़ता है। वहां पर सभी टेबल्स खाली थे, बस 2 ही टेबल बुक थी जिनमें एक था तनिष्क और शनाया की और एक आर्यन और प्राची की। शनाया सामने देखते हुए चेयर से उठ खड़ी होती है और सामने बैठे प्राची और आर्यन की ओर बढ़ जाती है। वही आर्यन जो प्राची को सर्व कर रहा था और प्राची मुंह बना रही थी। आर्यन इस वक्त व्हाइट कलर के सूट में था जिसमें वह काफी हैंडसम लग रहा था, वही प्राची ने एक येलो कलर की ऑफ शोल्डर मैक्सी पहनी हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, बेबी पिंक लिपस्टिक, बालों को खुला छोड़ प्राची बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मुंह बनना बंद करो और चुपचाप खाओ, कितनी पतली हो तुम, अगर ऐसे ही चलती रही ना तो किसी दिन तुम मेरे फूंक से ही उड़ जाओगे। मुझे तो डर लगता है तेज हवा आने से कहीं तुम कहीं उड़ ना जाओ और उठ के कहीं पानी वानी में गिर ना जाओ, फिर तो तुम दूर मुझसे बेच जाओगे, फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, लो जल्दी खाओ। इतना कहकर आर्यन अपने लिए भी खाना सर्व करने लगता है। प्राची एक नज़र अपने प्लेट को देखती है जिस पर आर्यन ने खाना देकर भर रखा था और फिर अपनी सिरना में हिलाकर चम्मच से खाना खाने ही वाली थी तभी उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है, वाओ आर्यन, तुम यहाँ पर क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? सब तो जानते हैं तुम सिंगल हो, तो ये तुम्हारा सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? हाँ। आवाज़ शनाया की थी जिसे दूर से आर्यन को देखी थी। शनाया की आवाज़ सुनते ही प्राची की हाथ रुक जाती है और वह सामने आर्यन को देखने लगती है जिसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। शनाया आर्यन को देखते हुए उसके पास आ जाती है और कहती है, जरा मैं भी तो देखूं कौन है वह लकी गर्ल जिसको द सुपरस्टार आर्यन राठौड़ ने पसंद किया। शनाया मुस्कुराते हुए साइड में बैठे लड़की को देखती है और अपने सामने प्राची को देख उसकी चेहरा पीली पड़ जाती है। कुछ देर प्राची को देखने के बाद फिर से आर्यन को देख, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ मिस शनाया, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, मिल गई आपको तसल्ली। अब प्लीज़ हमें अकेले टाइम स्पेंड करने दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, सो प्लीज़, आर्यन ने शनाया को देख कहा। आर्यन की बात सुनकर शनाया आर्यन और प्राची को घूरने लगती है तभी आर्यन प्राची को देखा है जो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपनी खाना खा रही थी। फेन गर्ल, तुम शायद इसे जानती नहीं हो, ये शनाया है जो अपने बॉयफ्रेंड के दम पर नंबर 1 फीमेल एक्टर बन पाई है क्योंकि एक्टिंग का भी इसे नहीं आती। शनाया को देख, सही कहा ना शनाया जी? फिर प्राची को देख, तनिष्क सिंघानिया को तुम जानते हो, वही है इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन। आर्यन ने प्राची को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती ना इसे और ना इसके बॉयफ्रेंड को और मुझे कोई शौक भी नहीं है जानने का इनको। अब क्या तुम मुझे यहाँ पर डिनर कराने ले आए हो या फिर इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए? प्राची ने चीरते हुए कहा। आर्यन की बात सुनकर शनाया को गुस्सा आती है और वह गुस्से में कुछ कहती, उतने में उसकी नज़र साइड से आते हुए तनिष्क पर जाती है और फिर प्राची की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ, आप तो डॉक्टर प्राची गुप्ता है ना प्राची जी? शनाया में ये बात काफ़ी तेज आवाज़ में कहा। उधर ही आते हुए तनिष्क ने प्राची की नाम जैसे ही पढ़ता है तो वह उधर देखता है। शनाया को खुद से थोड़ी दूरी पर तनिष्क दिखता है और उसके सामने एक लड़का लड़के बैठा था। लड़के का चेहरा तनिष्क देख नहीं पा रहा था और उस लड़की के सामने शनाया खड़ी थी जिस वजह से तनिष्क उस लड़की का चेहरा भी नहीं देख पा। शनाया अपनी आंखों को तिरछा करके पीछे देखा है तो तनिष्क उसके और ही आ रहा था जिसे देख शनाया आर्यन को देख कहती है, वैसे आर्यन मुझे नहीं लगी थी कि तुम्हारी चॉइस ऐसी होगी, मतलब हमारे इंडस्ट्री में कितनी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और तुमने एक डॉक्टर को पसंद किया और वह भी। शनाया के इतना कहते कहते आर्यन गुस्से में उसे देख कहता है, तुम इतने बेशर्म क्यों हो? मैंने कब तुम्हें कहा है कि यहाँ से चले जाओ?
और तुम हो के जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, और मुझे हमारी इंडस्ट्री के कोई भी लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लड़कियां तुम्हारे तरह होती है। फिर प्राची को देख फेंगल, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम इस पे ध्यान मत दो, अगर तुम ऐसे ही एंट की तरह खाओगे तो तुम कभी भी हेल्दी नहीं हो पाओगे, जल्दी जल्दी खाओ। इतना कहकर आर्यन प्राची को और ज़्यादा खाना देने लगता है। आर्यन, बस भी करो, इतना ज़्यादा खाऊंगी ना तो मैं गुब्बारे की तरह फूल जाऊंगी और यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगी, फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? प्राची ने आर्य को घूर के कहा। डोंट वरी फेंगल, तुम इतनी ज़्यादा पतली हो ना कि अगर तुम 10 किलोग्राम का वजन भी अपने ऊपर डाल लो उसके बाद भी तुम बस 40 किलोग्राम ही हो पाओगे, और मेरे लिए 40 किलोग्राम उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर घर चला जाऊंगा, अब चुपचाप ये सारा खाना खाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए, आर्यन ने स्ट्रिक्ट होकर ऑर्डर दिया। आर्यन की बात सुनकर प्राची मुंह बनाकर खाना खाने लगती है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा हो। खाना खाते हुए प्राची अपने सिर ऊपर करके आसपास दिखती है तो उसे शनाया से थोड़ी दूर तनिष्क खड़ा दिखती है, जो गुस्से में उसे और आर्यन को ही घूर रहा था। तनिष्क को ऐसे गुस्से में खुद को आर्यन और ऐसे घूरते देख प्राची को लगती है शायद आर्यन ने शनाया की इंसल्ट किया, इस वजह से तनिष्क ऐसे गुस्सा है, जिस पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती और खाने को देखते हुए अपनी खाना खाने लगती है। वही शनाया की नज़र जब पीछे खड़े तनिष्क पर जाती है तो वह तनिष्क का हाथ पकड़ उसे उन दोनों के पास ले आती है और आर्यन से मिलते हुए, तनिष्क की है आर्यन राठौर, तुम नहीं जानते होंगे ये नंबर 1 वाले एक्टर है और यह है प्राची गुप्ता, आर्यन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। शनाया की बात सुनकर तनिष्क के हाथों का मुट्ठी बन जाता है, वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन दोनों को देख रहा था। तनिष्क को देख आर्यन कहता है, मिस्टर सिंघानिया प्लीज़, क्या आप अपने गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जाएंगे? मैं कब से इनको कह रहा हूँ कि मैं फेंगल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर यह है कि हमें पकाया जा रही है। आर्यन की बात सुनकर तनिष्क को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वही प्राची जो अपनी खाना खा रही थी आर्यन की बात सुनकर आर्यन को देखती है और फिर तनिष्क को देख प्राची समझ जाती है तनिष्क बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका गुस्सा समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। प्राची जल्दी से अपने जगह से उठकर आर्यन के पास आकर आर्यन को पकड़ खींचते हुए, आर्यन चलो मेरे साथ, मुझे वॉशरूम जाना है। यार वॉशरूम जाना है तो तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? अकेले भी तो जा सकते हो ना, मेरे जाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें वॉश कर दूं? आर्यन ने मुंह बनाकर पूछा। आर्यन की बात सुनकर प्राची अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है तो आर्यन अपनी बत्ती सी दिखा देता है और प्राची के साथ वहां से चला जाता है। उन दोनों को जाते देख शनाया तनिष्क को देखता है और उसके चेहरे पर जलन देख शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तनिष्क जो अभी जाते हुए प्राची और आर्यन को गुस्से में घूर रहा था, शनाया तनिष्क का हाथ पकड़ खींचते हुए, चलो बेबी हम अपना डिनर करते हैं। शायद ये दोनों अपना कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने चले गए। प्राची खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होगी इसलिए आर्यन को खींचते हुए ले गई। पता नहीं कुछ दिन पहले सौरभ के साथ और अभी आर्यन के साथ न जाने कितने लड़कों के साथ इसकी रिलेशन है। मैं तो इसे जितनी अच्छी लड़की समझने की कोशिश करती हूँ उतना मैं खुद गलत साबित हो जाती हूँ। पता नहीं एक लड़के से दिल क्यों नहीं भरती इसकी, ऐसी लड़कियों की। शनाया इतना कहकर तनिष्क को अपने टेबल की ओर ले जाने लगती है, तभी तनिष्क रुक जाता है और शनाया को खुद से दूर कर, शनाया तुम घर चले जाओ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर तनिष्क वहां से चला जाता है। शनाया तनिष्क को रोकने की कोशिश करती है पर तनिष्क नहीं रुकता। तनिष्क के जाने के बाद शनाया वहां पर अकेली खड़ी थी। शनाया गुस्से में अपने पैर पटक, इस प्राची की वजह से आज फिर से तनिष्क ने मुझे छोड़ दिया, इसकी तो कुछ करना पड़ेगा। अंडस्को। वही प्राची आर्यन को होटल के अंदर ले आती है और उसका हाथ छोड़कर आर्यन को देख, आर्यन अब हमें घर जाना चाहिए, हम डिनर पर आए, खाना खा लिया, अब चलो प्लीज। तुमने तो कहा तुम वॉशरूम जाना चाहते हो तो वॉशरूम में जाओ और जल्दी से बाहर आओ, फिर हम अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। ना तुमने कुछ खाया और ना मैंने, तो डिनर कहाँ किया? जल्दी जल्दी जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। इतना कहकर आर्यन साइड में एक चेयर को खींचकर उसमें बैठ जाता है। प्राची कुछ देर आर्यन को घूरती है और फिर वहां से वॉशरूम की ओर चली जाती है। प्राची वॉशरूम से बाहर आकर आर्यन जहां है उधर जाने लगती है, तभी कोई उसे पकड़ के एक रूम में खींच लेता है। ऐसा होते ही प्राची की आंखें डर के मारे बंद हो जाती है। प्राची की आंखें इस वक्त बंद थी, तभी उसे फील होती है किसी ने उसे कस के अपनी बाहों में भर के रखा है, जिसे फील करके प्राची के बॉडी डर से कांपने लगती है और वह कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है। प्राची को समझ आ गई थी ये तनिष्क है, क्योंकि वह तनिष्क के टच को अच्छे से पहचानती थी। तनिष्क जी छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, लीव मी। प्राची अपनी पूरी ताकत लगाकर तनिष्क से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली।
पर प्राची जितना कोशिश कर रही थी तनिष्क उसे उतना ही अपने बाहों में जा कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद जब तनिष्क को नहीं छोड़ता तो प्राची शांत हो जाती है। प्राची के शांत होते ही धीरे धीरे तनिष्क का पकड़ भी ढीली पड़ता जाता है। तनिष्क का पकड़ ढीला पड़ते ही प्राची तनिष्क को एक जोर का धक्का देती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची के ऐसा करने से तनिष्क गुस्से में उस रूम से निकलता है और प्राची के पीछे जाता है। प्राची जो भागते हुए आर्यन की ओर जा रही थी, अचानक फिर से तनिष्क उसकी हाथ पकड़ उसे एक कोने में खींच लेता है और वॉल से सटा देता है। उस कोने में काफी अंधेरा था जिस वजह से बाहर से कोई भी उस कोने में देखेगा अभी तो भी वहां पर कुछ भी नहीं देखेगा। आर्यन जो बहुत देर से प्राची का वेट कर रहा था अब वह घबराने लगा था क्योंकि प्राची की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह अपने जगह से उठकर वॉशरूम की ओर प्राची को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही तनिष्क प्राची को गुस्से में घूर रहा था। उस अंधेरे में उसकी आंखें जो गुस्से से लाल हो गया था वह चमक रहा था। प्राची लगातार तनिष्क से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तनिष्क ने अपने एक हाथ से प्राची के दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर दिया था और दूसरा हाथ प्राची के मुंह पर था ताकि वह चीख न पाए। तनिष्क को घूरते हुए उसके हाथ में काट लेती है जिससे तनिष्क उसके मुंह से अपने हाथ को हटा देता है और प्राची गुस्से में कहती है, छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। अपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर आप यहाँ क्यों आए हैं। प्राची ने इतना कहा ही था कि उसके कान में आर्यन का आवाज पड़ती है जो प्राची को ही पुकार रहा था। आर्यन जिसे प्राची की थोड़ी सी आवाज सुनाई दिया था वह वहीं पर प्राची को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने प्राची की आवाज सुन लिया था। आर्यन की आवाज सुनते ही प्राची अपनी गर्दन को घुमा के लेफ्ट साइड देखती है तो उसके बिल्कुल सामने आर्यन था, पर आर्यन अंधेरे की वजह से उसे देख नहीं पा रहा था। आर्यन को वहां देख प्राची एकदम चुप हो जाती है जिसे देख तनिष्क के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है और वह प्राची के नेक और कॉलर बोन पर झापट पड़ता है। वह बेतहाशा प्राची के नेक और कॉलर बोन पर किस और वाइट करने लगता है। तनिष्क प्राची के लिए नेक और कॉलर बोन पर ज्यादा लिक और शक कर रहा था और साथ में बाइट भी, जिससे प्राची को दर्द हो रही थी, पर उसने किसी तरह अपने आवाज को रोक कर रखी थी क्योंकि अभी भी आर्यन वहीं पर खड़ा था और अगर प्राची थोड़ी सी भी आवाज करती तो आर्यन उसकी आवाज सुन लेगा। प्राची को तनिष्क के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी पर अभी वह तनिष्क को रोक भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे प्राची को किस करते हुए तनिष्क उसके शोल्डर पर आ जाता है और फिर धीरे धीरे शोल्डर से होते हुए कॉलर बोन और फिर और भी नीचे की ओर जाने लगता है। तभी प्राची की नजर आर्यन पर पड़ती है जो अब तक वहां से जा चुका था। प्राची तनिष्क को खुद से दूर करती है और तनिष्क के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ के, अपने लिमिट में रहिए, अभी मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ और ना पहले की। प्राची, यह बात मैंने पहले भी कहा है, ये सब आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाकर करिएगा, मेरे साथ नहीं। इतना कहकर प्राची वहां से चली जाती है। वही प्राची के थप्पड़ खाने के बाद भी शॉकिंगली इस वक्त तनिष्क के चेहरे पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं था। वह अपने हाथों से अपने होठों को छूता है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। फिर वह भी उस कोने से निकाल के प्राची के पीछे पीछे जाने लगता है। प्राची होटल में जाकर सब जगह आर्यन को ढूंढती है पर उसे आर्यन कहीं नहीं मिलती। फिर प्राची आर्यन को ढूंढते हुए गार्डन में भी जाती है पर वहां पर भी उसे आर्यन नहीं मिलती। मेरे साथ जो था, मतलब प्राची इतना बोली ही थी कि उसके सामने खड़े स्टाफ कहता है, आप सुपरस्टार आर्यन राठौड़ की बात कर रहे हैं, आप तो उनके साथ ही आए थे ना, पर आप अकेले क्यों हैं? वो कहाँ है? आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं ना? डोंट वरी मैम, यहाँ पर कोई भी आप दोनों का सीक्रेट। स्टाफ ने शर्माते हुए इतना कहा ही था कि प्राची उनको रोक बोली, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आर्यन कहाँ है और आप मुझसे कह रहे हो कि वह कहाँ है? प्राची ने पूछा। सॉरी मैं, हमें नहीं पता सर कहाँ है। स्टाफ ने सर झुका के कहा। वह स्टाफ प्राची को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था और प्राची को देखते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल भी हो रहा था जो प्राची समझ ही नहीं पा रही थी। पर इस वक्त उसने इन सब में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आर्यन पर अपनी फोकस रखी। स्टाफ की बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्राची रिसेप्शन की ओर जाने लगती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है, उस लड़के को ढूंढ रहे हो? उसे ढूंढने के लिए तुम इतने लोगों के पास ना जाकर मेरे पास आ सकते हो क्योंकि सिर्फ मुझे ही पता है वह कहाँ है। प्राची गुस्से में पीछे पलटी है। उसके पीछे तनिष्क खड़ा था जिसके चेहरे पर इस वक्त भी एक डेविल स्माइल था और उसने अपने हाथों को अपनी पैंट के जेब में डाला हुआ था और एकटक प्राची को ही देख रहा था। प्राची तेज कदमों से तनिष्क के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ गुस्से से, आर्यन कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? अगर आर्यन को कुछ भी हुआ ना तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, पर तुम उसे बचा सकते हो, मेरा बात मानकर, मैं जो कहूँ बह करके। तनिष्क ने अपने हाथों को प्राची के कमर पर लपेट कर कहा। तनिष्क के इस हरकत पर प्राची ने तनिष्क का कॉलर छोड़ दिया और तनिष्क के हाथों पर मरते हुए उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर तनिष्क प्राची को छोड़ने की जगह उसे और ज्यादा अपने पास ले आता है। वही बाहर जितने भी स्टाफ गेस्ट थे सभी की नज़र उन दोनों पर ही थी जिसे देख प्राची को काफी ज्यादा आग और लाग करी थी।
पर तनिष्क को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह प्राची को देख कहता है, क्या तुम नहीं चाहते वह लड़का जिंदा बचे? जो तुम ये सब हरकतों को कर रहे हो, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना कहकर तनिष्क प्राची को छोड़ देता है। तनिष्क के छोते ही प्राची उससे 2 कदम दूर चली जाती है और उसे गुस्से में घुरकर उंगली दिखाकर, चुपचाप बता दो आर्यन कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारे नाम पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तनिष्क प्राची के और अपने कदम बढ़ाते हुए, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम तो अब आपसे तुम में आ गए हो, तुम्हारी नाम पुलिस कंप्लेंट करूंगी। वह नाइस हो के जो कंप्लेन करना है करो, मैं भी देखता हूँ पुलिस मेरा क्या बिगाड़ पाता है। तनिष्क की बात सुनकर प्राची बस अपने गुस्से को पीते हुए रह जाती है, क्योंकि उसे पता था तनिष्क जैसे बड़े आदमी के नाम पुलिस कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं। प्राची गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, मुझे क्या बात माननी होगी बताओ, क्या करने से तुम आर्यन को छोड़ दोगे? क्या मुझे तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसके पैर पड़कर माफी मांगनी होगी? ठीक है चलो, कहाँ है तुम्हारा गर्लफ्रेंड? इतना कहकर प्राची गार्डन की ओर मुड़ जाती है, पर वह एक कदम भी आगे चल पाती कि तनिष्क प्राची का हाथ पकड़ उसे अपने ओर खींचता है और प्राची के बालों को सामने करते हुए उसे देखने लगता है। इस वक्त तनिष्क के चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। तनिष्क के ऐसा करने से प्राची को कुछ समझ नहीं आती और वह तनिष्क के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे कर लेती है। तो इस बार तनिष्क फिर से उसके बालों को सामने करते हुए, क्या तुम चाहते हो कि कुछ देर पहले हमारे बीच जो भी हुआ वह सबको पता चले? तनिष्क की बात सुनकर प्राची को कुछ समझ नहीं आती, पर कुछ देर सोचने के बाद उसे सब समझ आती है तनिष्क किस बारे में बात कर रहा है, जिसे समझकर प्राची के चेहरे पर शर्म और गुस्से की मिले जुले भाव दिखने लगते हैं, जिस पर वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। शनाया प्राची के साथ क्या करेगी? आर्यन कहाँ है? तनिष्क प्राची को क्या कहेगा? एपिसोड 47 मैं टॉक्सिक बॉयफ्रेंड नहीं टॉक्सिक हस्बैंड हूँ। अब आगे। तनिष्क प्राची को लेकर गार्डन में आ गया था। प्राची चारों ओर गार्डन में देखती है और फिर अपने सामने खड़ा तनिष्क को देख, शनाया कहाँ है? जल्दी उसे बुलाइए। इतना कहकर प्राची मुड़ जाती है और शनाया को चारों ओर ढूंढने लगती है, पर तनिष्क जो बिल्कुल रिलैक्स था वह पीछे से प्राची को हक करके उसके शोल्डर पर अपने चीन को रख, यू लुक सो ब्यूटीफुल टुनाइट। प्राची जो तनिष्क के हाथ को अपने पेट से हटाने की कोशिश कर रही थी, तनिष्क की बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह अपनी गर्दन को पीछे घुमा के तनिष्क को ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहती है, कहीं तनिष्क जी ने आज फिर से शराब तो नहीं पी के रखी है ना? इतना सोचकर प्राची तनिष्क के चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाकर कुछ सूंघने लगती है, जिसे देख तनिष्क अपने एक आईब्रो ऊपर करके, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे पापी की तरह मुझे सूंघ क्यों रहे हो? प्राची अपने चेहरे को दूर कर तनिष्क को देख, मैं तो यह चेक कर रही थी कहीं आप आज फिर से शराब पीकर टल्ली ना हो के रखे हो और मुझे अपने गर्लफ्रेंड शनाया ना समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या पता चली? तनिष्क प्राची को अपनी तरफ पलटा के उसके कमर पर अपने हाथों को लपेट उसे खुद के करीब लाकर कहा, स्मेल तो नहीं है, मतलब आपने आज शराब नहीं पिया, तो आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? और आपके गर्लफ्रेंड कहाँ है? वह भी तो आपके साथ था ना? प्लीज ये सब नाटक जल्दी से खत्म कीजिए, अपने गर्लफ्रेंड को बुलाए और मुझे जो भी कहना होगी पहले से कह दीजिए, मैं उसे कह दूंगी, और प्लीज जल्दी से आर्यन। तनिष्क प्राची के और कुछ कहने से पहले प्राची को किस करने लगता है। तनिष्क के अचानक ऐसा करने से प्राची चौंक जाती है और तनिष्क की चेस्ट को पुश करते हुए उसको खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर तनिष्क प्राची को नहीं छोड़ता। 3 मिनट बाद तनिष्क प्राची के होठों को छोड़ता है, पर उसे नहीं छोड़ना। प्राची गुस्से में अपनी आंखों में आंसू लिए तनिष्क को देख रही थी। उसके आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा थी कि लग रही थी कि वह अभी तनिष्क को जान से ही मार देगी। तुम्हारे इन लिबों पे मेरे सिवा किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, समझ में आई खरगोश? तनिष्क ने प्राची के होठों को अपनी उंगली से रब करते हुए कहा। प्राची तनिष्क को खुद से दूर कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे तनिष्क का चेहरा एक तरफ को झुक जाता है और प्राची गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आपने समझ के क्या रखा है मुझे? जब चाहे तब अपनी मनमानी करते हैं आप, मेरे क्लोज मत आइए। एक ही बात अभी मैं कितनी बार कहूँ आपसे, आपका और मेरा कोई रिश्ता। तनिष्क जो अब तक शांत था, अब वह गुस्से में प्राची की चीक्स को पकड़ उसे अपने क्लोज खींचता है और प्राची की आंखों में देखते हुए, तुम्हें किसने कहा कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा? मेरा जो मन होगा मैं वह करूंगा। और रिश्ते की बात कर रहे हो, अभी तक हमारी डाइवोर्स नहीं हुआ, इस नाते तुम अभी भी मेरा वाइफ हो, लीगल वाइफ, याद है ना? शादी के बाद हमने मैरिज पेपर पर भी डिजाइन किया था। अब तुम मेरी बात मानो और अच्छे वाइफ की तरह अपने फोन में जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स के नंबर है बॉयज के डिलीट कर दो और किसी से बात मत करना। और वह आर्यन मुझे पसंद नहीं है और ना वह सौरभ, तो इन दोनों से दूर रहना। वैसे भी उस सौरभ के नाम और तुम्हारी नाम आपस में जुड़कर काफी गंदा स्कैंडल फैला है और मुझे यह नहीं पसंद कि मेरी वाइफ के नाम किसी और से जुड़े।
कुछ दिन पहले तक तुम मुझे अपने वाइफ मानते ही नहीं थे, तो आज किस हक से तुम मुझे अपना वाइफ कह रहे हो? और यह बात किसी को भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, सो डोंट वरी, तुम्हारे रेपुटेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे किसी भी स्कैंडल से, क्योंकि सबको पता है तुम्हारी वाइफ शनाया है। पर तुमने भांग पी रख के रखे हो क्या? क्योंकि शराब तो तुमने पी नहीं, शायद भांग ही पिया होगा, है ना? इसी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो और मुझे शनाया समझ रहे हो। मुझे तो शनाया के लिए काफ़ी बुरा लग रही है कि उसे एक इतना बड़ साइको और टॉक्सिक बॉयफ्रेंड मिली। प्राची ने तनिष्क के हाथ को अपने चीक से हटकर कहा। तनिष्क प्राची की कमर को पकड़ उसे अपने पास खींच के प्राची के कान के पास जाकर धीरे से, मैं टॉक्सिक बॉयफ्रेंड नहीं, टॉक्सिक हस्बैंड हूँ, और मुझे भांग का नशा नहीं, तुम्हारी नशा चढ़ा है। तनिष्क की बात काफी धीरे से कह रहा था और तनिष्क का होंठ प्राची के एयर बोल पर टच हो रहा था, जिससे प्राची के पूरे बॉडी में सिहरन सी दौड़ जाती है और वह तनिष्क से खुद को छुड़ाते हुए उससे थोड़ी दूर जाकर, अपनी बकवास अपने पास रखो। ओके अब जल्दी से चलो, मुझे बहुत भूख लगा, हमें डिनर भी तो करना है ना। इतना कहकर तनिष्क प्राची का हाथ पकड़ उसे टेबल के ओर ले जाने लगता है। प्राची जिसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, वह तनिष्क का हाथ झटक उसे घूरते हुए, डिनर मतलब मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी, मैंने डिनर कर लिया है। तनिष्क चेयर पर बैठ जाता है और प्राची का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में बिठाकर प्राची के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए कहा, क्या है? मैंने देखा ना, बस एक दो बाइट तुमने ली थी और उसके बाद नौटंकी स्टार्ट हो गई और तुम खा ही नहीं पाए। तुम अभी भूखी हो ना, तो तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है, मैंने ऑर्डर कर दी है, सारे तुम्हारी फेवरेट खाने हैं। प्राची तनिष्क की गोद से उठने की कोशिश करते हुए, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना, मैंने कहा ना मुझे यार। प्राची के और कुछ कहने से पहले तनिष्क का पकड़ प्राची के कमर पर कस जाता है, जिससे प्राची चुप होकर तनिष्क को देखती है। तो तनिष्क प्राची के गर्दन के पीछे अपने हाथ ले जाकर उसके गर्दन को कस के पकड़ अपने चेहरे के करीब उसके चेहरे को लाकर, मैंने कहा ना, तुम्हारे मुंह से मैं किसी और लड़के का नाम नहीं सुन सकता, और अगर तुम उस लड़के को सही सलामत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो जो कहूंगा तुम्हें वह करनी पड़ेगी, तभी तुम उसे बचा पाओगे, नहीं तो तुम भूल जाओ कि आर्यन नाम का कोई लड़का कभी था। तनिष्क का बात सुनकर प्राची अपने गुस्से को कंट्रोल कर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे अब छोड़ो, मुझे अपनी जगह मतलब दूसरे चेयर पर बैठना है, ऐसे में तुम्हारे गोद में। तनिष्क प्राची के कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट, तुम यही मेरे गोद में बैठकर डिनर करोगी, मैं तुम्हें अपने हाथों से डिनर कराऊंगा, तनिष्क ने मुस्कुरा कर कहा। प्राची तनिष्क को पहचान ही नहीं पा रही थी, वह तनिष्क के हर एक हरकत से अंदर ही अंदर हैरान होती जा रही थी, क्योंकि वह जिस तनिष्क को जानती थी वह बस उसके ऊपर गुस्सा ही करता था, पर ये तनिष्क उसके ऊपर गुस्सा ना करके उसे इतने प्यार से बात कर रहा था, इतने प्यार से बिहेव कर रहा था। प्राची अपने मन में बोली, कहीं ये तनिष्क जी ना होकर कोई और तो नहीं ना? तनिष्क जी का कोई जुड़वा भाई सुनी तो थी मैंने उनका नाम, पर वह तो तनिष्क जी से बहुत अलग दिखते थे, मैंने देखी भी थी, पर उनके चेहरा मुझे अच्छे से याद नहीं। अपनी सर पर मार प्राची, यह सब क्या सोच रही है तू? पागल हो गई है क्या तू? बस किसी तरह ये दिन खत्म हो जाए और मैं यहाँ से आर्यन को सेफली घर ले जाऊं। तुम्हें उसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बॉडीगार्ड उसे उसके घर तक पहुंचा देगा, और तुम्हें मैं। तनिष्क जो प्राची के चेहरे को ही देख रहा था वह कहता है। प्राची हैरानी से, तनिष्क को देख, आपको मेरी मन की बात कैसे पता? तनिष्क प्राची के सीने की ओर देखते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारी वहां पर रहता हूं और मैं जहां रहता हूं वहां का हर एक बात मुझे पता तो होगा ही। तनिष्क की बात सुनकर प्राची ने दांत पीसकर कहा, तुम मेरे दिल में नहीं हो और अपनी नज़र हटाओ, बेशर्म आदमी, गलतफहमी मत पालो, जो था पहले था, अभी नहीं, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बस नफरत है और कुछ नहीं। तनिष्क मुस्कुराते हुए प्राची के गुस्से में लाल चेहरे को देख कहता है, नफरत है, पर वह भी तुम्हारे दिल में ही है तो हुआ ना, मैं तुम्हारे दिल की राजा, चाहे नफरत हो या प्यार हूं तो मैं तुम्हारे दिल में ही। प्राची जिसे आज तक तनिष्क को स्माइल करते नहीं देखी थी, उसने इतने ही वक्त में तनिष्क को कई बार स्माइल करते देख ली थी, और इस वक्त तनिष्क को ऐसे मुस्कुराते देख प्राची की नज़र तनिष्क के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। ऐसे मत देखो खरगोश, तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगी, जो तुम्हारे लिए जरा भी ठीक नहीं है, मेरे लिए प्यार तुम्हारे लिए हानिकारक है, तनिष्क ने प्राची के कान के पास आकर धीरे से कहा। तनिष्क की बात सुनकर प्राची ने तनिष्क से अपनी नज़र हटा ली तो तनिष्क के चेहरे का स्माइल और गहरा हो गया। कुछ देर बाद वेटर उन दोनों की खाना देकर गए तो प्राची खाने को देख हैरान रह गई, क्योंकि सच में खाने में सब कुछ प्राची की ही पसंद की थी। प्राची अपने हैरानी से बाहर आई कि उतने में तनिष्क खाने को प्लेट में लेकर चम्मच से प्राची को खिलाने के लिए उसके सामने करता है, तो प्राची और ज्यादा हैरानी से आंखें गोल गोल करके तनिष्क को देखने लगती है। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर रात भर मुझे देखना, अभी खाना खा लो चुपचाप, तनिष्क ने आंखें छोटी करके कहा। तुम्हारे साथ रात में मैं रहूं? मैं पागल नहीं हूं और मैं अपने हाथ से खा सकती हूं, प्राची ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके कहा।
मुझे पता है तुम अपने हाथ से खा सकते हो, पर अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खा लो। इतना कहकर तनिष्क प्राची के होठों के पास चम्मच को ले जाता है तो प्राची बेमन से अपनी मुंह खोलती है। धीरे धीरे तनिष्क प्राची को सारा खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद प्राची जब टेबल पर देखती है तो उसने ही सारा खाना खा ली थी, जिसे देख प्राची को थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। खरगोश दिखने में तो इतनी छोटी सी हो और इतना सारा खाना अकेले खा गई, मेरे लिए थोड़ा भी नहीं छोड़ा, तुम्हारी यह छोटे से टम्मी में इतना खाना रखते कहाँ हो? तनिष्क ने हैरानी से प्राची को देख कहा। तुम मुझे क्यों कह रहे हो? तुमने मुझे खिलाया है तो तुमने नहीं देखा खाना खत्म हो रही है? प्राची ने आंखें चुराकर कहा। मैं तो तुम्हें खिलाए जा रहा था, मुझे लगा तुम अभी कहोगे कि बस अब मेरी पेट भर गई मैं और नहीं खाऊंगी, पर तुम तो खाते गए। तनिष्क ने आंखें छोटी करके कहा। मैं काम ही खाना खाती हूँ, होटल वालों ने कम खाना दिया तो यह उनकी गलती है, मेरी नहीं, प्राची ने तनिष्क की गोद से उठाते हुए कहा। अब डिनर हो गई तो तुम जल्दी से बताओ आर्यन कहाँ है? और उसे छोड़ दो, प्राची ने उठकर अपने ड्रेस ठीक करते हुए कहा। मैंने कब कहा कि डिनर हो जाने के बाद मैं आर्यन को छोड़ दूंगा? अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है। तनिष्क ने भी चेयर से उठकर अपने कपड़े को ठीक करके कहा। और भी कुछ करना है? प्राची ने झल्ला कर कहा। ऐसे नहीं खरगोश, और भी कुछ करना है तुम्हें, अभी मेरे साथ कपल डांस करना है, मेरा बहुत डांस करने का मन कर रहा है। तनिष्क ने प्राची के पास आकर कहा। मन कर रहा है तो अकेले करो, मुझे डांस करना नहीं आती, प्राची ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ के कहा। प्राची की बात सुनकर तनिष्क के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाता है और वह प्राची के हाथ पकड़ उसे अपने और खींच के, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, वैसे भी तुम्हें तो एक हस्बैंड और वाइफ कैसे रहते हैं वह भी नहीं पता थी, पर मैं शादी से पहले एक बार, शादी के बाद एक बार, 2 बार तुम्हें सिखाया है, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज तो आ ही गई होगी, और डोंट ती वरी, आगे भी मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा, साथ में डांस भी। तनिष्क की बातों का मतलब प्राची समझ जाती है और उसकी चेहरा लाल हो जाती है, जिससे वह अपने चेहरे को नीचे कर लेती है, जिसे देख तनिष्क के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। तभी म्यूजिक बजती है। तेरी अखियां वेख के चानन शर्माओ ने, तारे भी वेख के लुक छुप जान दे, आखियां तेरी मेरे दिल पर वार करे, तेरी यह अदा सोनिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। हो ये गाना बजते ही प्राची की नज़र तनिष्क के नज़रों से मिलती है। वह दोनों एक दूसरे के आंखों में रहे थे। तनिष्क प्राची की कमर को पकड़ उसके साथ कपल डांस करने लगता है। प्राची भी तनिष्क के आंखों में देखते हुए उसके साथ डांस करने लगती है। वह दोनों डांस कर ही रहे थे, तभी अचानक तनिष्क को वहां पर कुछ अजीब लगता है, जिसे महसूस करके उसके आंखें तीखी हो जाता है, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और वह प्राची को खुद से झटके से दूर कर देता है और गुस्से में प्राची को देख, आउट निकलो यहाँ से। तनिष्क के ऐसे दूर करने से और चिल्लाने से प्राची अपने होश में आती है और तनिष्क को हैरानी से देखने लगती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आती। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से, इस बार तनिष्क ने काफी जोर से चिल्लाकर और गुस्से में कहा था, जिसे सुन प्राची कांप उठती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। चली ही जाती मैं, बहुत पहले तुमने मुझे यहाँ पर रोक के रखा है, मैं खुद से यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ पर रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, अब तक मुझे यहाँ पर तुमने ही जबरदस्ती रोक रखा था और अब किसी कुत्ते की तरह मुझे भागा रहे हो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम आर्यन कहाँ है मुझे नहीं कहेंगे, आर्यन को नहीं छोड़ोगे? प्राची ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ गुस्से में चिल्ला कर कहा। वही तनिष्क जो अपने आसपास देख रहा था, वह प्राची की बात सुनकर अचानक से प्राची को थप्पड़ मार देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के घर पर है, सोना चाहते हो ना उसके साथ, इसीलिए इतना बेताब हो रहे हो, तो जाओ उसके घर जाकर उसके साथ रात बिता लो। उसे किडनैप नहीं किया है मैंने, वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते घर चला गया, अब तो तसल्ली मिल गया, तो जाओ निकलो यहाँ से। तनिष्क की बात सुनकर प्राची की आंखों से और ज्यादा आंसू गिरने लगता है और वह चिल्ला कर कहती है, अपनी तरह हर किसी को मत समझना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर किसी के साथ सोता रहता है, जस्ट हेट यू हेट यू हेट यू। इतना कहकर प्राची रोते हुए वहां से चली जाती है। प्राची की गालों में तनिष्क की उंगलियां छाप चुकी थी और उसकी चेहरा बिल्कुल लाल हो गई थी। प्राची के वहां से जाते ही तनिष्क का नजर प्राची के लेफ्ट साइड में जाता है, जहां से एक परछाई जो प्राची के पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही प्राची गार्डन से निकलती है तो तनिष्क अपने पीछे से गन निकाल उस परछाई की दिशा में फायर करता है, तो वहां से एक जोरदार चीख निकलता है और इस चीख के साथ ही आसपास से कई सारे लोग तनिष्क को घर के खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढके हुए थे और उन सभी के हाथों में गन था। तनिष्क उन सभी को अपने पेनी नजर से देखा है और कहता है, तुम लोग किसको मारने आए हो? तनिष्क सिंघानिया को, अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर, या फिर मिस्टर एक्स को? तनिष्क के मुंह से एक्स का नाम सुनकर उन सभी के चेहरे पर खौफ दिखने लगता है और उनमें से एक अपने डर को छुपा कर कहता है,
तनिष्क सिंघानिया, हम तुझे मारने आए हैं और यह हैक्स का धमकी हमें मत दे। हमारा बॉस उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है और वह तो अब यहाँ पर है भी नहीं, तो तू उसका जिक्र ना करके अपने फिक्र कर। उस आदमी के बात सुनकर तनिष्क के चेहरे का स्माइल और गहरा हो जाता है और वह अपने जब से मास्क निकाल उसे पहन लेता है। तनिष्क के मास्क पहनते ही उन सभी के चेहरे पर खौफ दिखने लगता है। एक आदमी जिसके पैर कांप रहे थे वह उसने डर के मारे यूरिन कर दिया था, क्योंकि उन सभी ने एक्स को अपनी आंखों के सामने पहले देखा था और इस वक्त मास्क पहनने से तनिष्क बिल्कुल एक्स की तरह लग रहा था। एक आदमी हकलाते हुए, तुम ही मिस्टर एक्स हो। बहुत देर कर लिया तुम लोगों ने, मैं अच्छा खासा एंजॉय कर रहा था, मेरा मूड स्पॉइल कर दिया, ऊपर से मैंने अपने वाइफ को नाराज भी कर दिया, उसके आंखों में आंसू भी ले आया तुम लोगों की वजह से। तो अब तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए तुम सब खुद बताओ। तनिष्क ने उन सभी को देख कहा। तनिष्क की बात सुनकर वह सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं, पर वह लोग भाग पाते उससे पहले कुछ ही मिनट में उन सभी की लाश उसे गार्डन में पड़े हुए थे। बस वहां पर एक ही आदमी बचा था जिसने सबसे पहले अपना मुंह खोला था। तनिष्क उस आदमी के पास जाकर अपने पैरों को उस आदमी के सीने पर रख उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए, अब जल्दी से बता किसने भेजा है तुझे, नहीं तो तू भी मरेगा। वह आदमी अपना सर में हिलाते हुए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं मर जाऊंगा पर गद्दारी नहीं करूंगा, अगर मैं बात भी दूं तो भी तू मुझे मार देगा, और अगर तूने मुझे ना भी मारा तो मेरा बॉस मुझे मार देगा, और ना बताऊं तो भी तू मुझे मार देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं गद्दारी ना करके मारूं, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। उस आदमी की बात सुनकर तनिष्क भी हंसने लगा और फिर कहा, तुझे क्या लगता है मेरे लिए कोई बड़ा बात है ये पता करने की कौन तुझे भेजा है? वैसे तूने ठीक ही कहा, मरना तो तुझे वैसे भी है, तो जा मर जा तू। इतना कहकर तनिष्क उस आदमी के माथे पर गोली चल देता है, जिससे उसे आदमी के वहीं पर मौत हो जाता है। उस आदमी के मरते ही तनिष्क की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह अपना सिर झटक साफ दिखने की कोशिश करता है, पर उसका सिर घूम जाता है और वही बेहोश होकर लड़खड़ा कर वहीं पर गिर जाता है। किसने तनिष्क को मारने के लिए गुंडे भेजे? तनिष्क को क्या हुआ है? क्या तनिष्क और प्राची अभी एक हो पाएगी? एपिसोड 48। तनिष्क जी ने अपने पूरे फैमिली को धोखे में रखा और आप मेरे हस्बैंड बनेंगे और तनिष्क की होश में। अब आगे। सुबह का वक्त। हाईएस्ट वॉज 18 फ्लोर 2 BHK फ्लैट। प्राची जो फर्श पर सो रही थी, अभी भी वह कल वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी और उसकी चेहरा बिल्कुल लाल होकर रखी थी, आंखें भी सूजी हुई थी और उसके गाल जिसमें तनिष्क के 5 उंगली की निशान साफ दिख रही थी। प्राची की नींद खुलती है और वह अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी है। उठने के बाद प्राची चारों ओर देखती है और फिर एक गहरी सांस छोड़कर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद प्राची रेड कलर की अनारकली सूट पहनकर हॉल में आती है और सीधा किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद प्राची टेबल में ब्रेकफास्ट कारक चेयर पर बैठ ब्रेकफास्ट करने ही वाली थी, तभी डोरबेल बजता है। प्राची अपने सैंडविच को फिर से प्लेट में रखकर उठकर डोर के पास जाती है और डोर ओपन करती है तो सामने आर्यन खड़ा था। आर्यन को देख प्राची कुछ कहती उससे पहले आर्यन प्राची उसको हक कर लेता है और कहता है, गर्ल तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, कल रात तुम मुझे बिना बताए वॉशरूम की बहाना बनाकर घर आ गए, वह तो बहुत रात हो गया था, इस वजह से मैं तुम्हारे घर आया नहीं, क्योंकि इतना रात को किसी लड़की के घर नहीं जाना चाहिए, पर तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। थैंक गॉड रिसेप्शन में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा तुम घर आ गए, नहीं तो मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता ही रह जाता, ऐसा कोई करता है भला? आर्यन की बात सुनकर प्राची को पहले कुछ समझ नहीं आती, पर फिर उसे समझ आती है कि यह सब तनिष्क ने किया है। प्राची आर्यन से खुद को छुड़ा के अंदर आते हुए, सॉरी वह एक इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से मुझे आना पड़ा, अंदर आओ, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया शायद, आओ मेरे साथ कर लो। यार मैं गुस्सा हूँ और तुम गुस्सा होकर कोई फायदा है? तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं मानने वाली, तो गुस्सा करके क्या करोगे? बैठो और ब्रेकफास्ट कर लो। प्राची ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आर्यन को देख कहा। आर्यन मुंह बनाकर आकर टेबल पर बैठ जाता है और एक सैंडविच लेकर पहले बाइट लेते हुए, गर्ल हम दोनों कितने दिनों से मिले, पर आज तक मैंने कभी तुम्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा, तुम स्माइल क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी क्यूट से चेहरे पर स्माइल 4 चांद लगा देगी। मुझे स्माइल करना पसंद नहीं है, अब ज़्यादा बकवास ना करके ब्रेकफास्ट करो, और तुम्हें भी तो शूटिंग में जाना है ना, और मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। इतना कहकर प्राची चेयर पर बैठकर अपनी ब्रेकफास्ट करने लगती है। प्राची की बात सुनकर आर्यन मुंह बनाता है और अपना खाना खाने लगता है। आर्यन खाना खाने के साथ साथ प्राची को भी ध्यान से देख रहा था। गर्ल तुम्हारे ऊपर किसने हाथ उठाया? आर्यन ने अपने सैंडविच को प्लेट पर रख प्राची के पास आकर उसके गाल पर हाथ रख पूछा। आर्यन के पूछने पर प्राची को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है और उसको गुस्सा आने लगती है, पर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर आर्यन को देख, कुछ नहीं, और मुझे कौन मारेगा, पागल हो क्या? वो एक्चुअली मेरे चेहरे पर एलर्जी निकल आई है जिस वजह से ऐसी हो गई है। आर्यन अजीब सा मुंह बनाकर, एलर्जी कभी ऐसी होती है क्या?
तो तुम ही बता दो, तुम्हें क्या लग रहा है? किसी ने मुझे मारा तो किसके इतनी हिम्मत है कि मुझे मारेगा? मैं उसे छोड़ दूंगी, क्या वह मुझे मारेगा? पागल हो तुम भी, अब जल्दी से चलो, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रही है, या फिर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम रहो, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। प्राची इतना कहकर चेयर से उठ जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ देर रुकना चाहता हूँ, तुम जाओ हॉस्पिटल में, बाद में जाऊंगी, वैसे भी यहाँ से मेरी शूटिंग स्पॉट नज़दीक ही है, जब टाइम होगा तब मैं चला जाऊंगा, आर्यन ने अपने सैंडविच को खाते हुए कहा। आर्यन की बात सुनकर प्राची ओके कहकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और आर्यन भी पूरे घर को देखते हुए अपना सैंडविच एंजॉय करने लगता है। अंडरस्को अमेरिका के पोस एरिया में एक बहुत ही लग्जरियस पैलेस, जिसके अंदर एक लड़की की चीज गूंज रही थी, जो वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, डैड आप अपने बॉडीगार्ड्स को कहिए ना कि वह लोग हमेशा मेरे पीछे पीछे ना घूमे, मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ जो आप मेरे पीछे हमेशा इन लोगों को रख देते हैं। सामने से आते हुए एक औरत जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी उसे देख, यार मॉम आप ही कहिए ना डैड से कि वह ये सब अपने सारे बॉडीगार्ड को कहे मेरे पीछा ना करे, इनकी वजह से मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता, बचपन से मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है मॉम, और वह सब सिर्फ इन बॉडीगार्ड की वजह से। लड़की ने इतना कही रही थी, तभी ऊपर से एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था वह कहता है, सारे बॉडीगार्ड्स हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, और अब मैं तुम्हारी कोई नखरे नहीं सुनूंगा, हर दिन एक ही टॉपिक को लेकर चिल्लाना बंद करो। इतना कहते कहते वह आदमी नीचे उस लड़की के पास आ जाता है। वह लड़की गुस्से में पैर पटकते हुए डैड, वह लड़की और कुछ कहती, इतने में वह आदमी उसे लड़की के सिर पर हाथ रख उसके सर को सहलाते हुए, प्रिंसेस मेरा बहुत सारा दुश्मन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी दुश्मन मेरे प्रिंसेस को हार्म पहुंचाए, मेरे प्रिंसेस को हर्ट करे, तुम चाहते हो कोई तुम्हें अपना हथियार बनाकर मुझसे अपना बदला ले? वह लड़की अपनी सिरना में हिलती है तो वह आदमी मुस्कुराते हूँ, तो फिर अब से तुम कभी भी ऐसे मत चिल्लाना, बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम उनके साथ सेफ रहोगे और इससे मैं भी चैन की सांस ले पाऊंगा, ठीक है ना? अब जाओ, जाकर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाओ। ठीक है डैड, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हमेशा मेरे साथ बॉडीगार्ड रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। उस लड़की की बात सुनकर सभी उस लड़की को देखते हैं तो वह लड़की कहती है, मुझे इंडिया जाना है, मैं इंडिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस आदमी की आंखें सर्द हो जाता है और वह रूडली कहता है, कभी नहीं, तुम इंडिया कभी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगी डैड? आप इंडिया का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों करते हो? आप भी तो इंडिया से ही हो ना? मैं खुद भी इंडिया से हूँ, मुझे भी इंडिया देखना है, हमेशा फ़ोन में इंडिया को देखती हूँ, मुझे इंडिया को सामने से देखना है, सब कुछ सामने से देखना है, अपनी देश को महसूस करना है, मैं तो इंडिया जाऊंगी चाहे आप कुछ भी कह ले, उस लड़की ने जिद करते हुए कहा। इतना कहकर वह लड़की वहां से जल्दी से अपने कमरे की ओर चली जाती है। सृष्टि रुक जाओ, जिद नहीं करते। इतना कहते हुए सृष्टि की मॉम भी सृष्टि के पीछे जाती है। वही वह आदमी सृष्टि और उसके मॉम को जाते हुए देखा, अपने सारे बॉडीगार्ड को देख, गार्ड और भी बढ़ा दो, सृष्टि के ऊपर कड़ी नजर रखो, वह जरूर भागने की कोशिश करेगी, अगर सृष्टि यहाँ से भागी तो तुम लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह आदमी वहां से अपने स्टडी रूम की ओर चला जाता है और वह सारे बॉडीगार्ड एक दूसरे को देख वहां से बाहर की ओर चला जाता है। स्टडी रूम, वह आदमी सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखकर बैठा था और उसके सामने एक और लड़का खड़ा था। टेल मी जैन, व्हाट्स द न्यूज? डिड इट वर्क? आदमी ने पूछा। नो सर, a man could not kill the तनिष्क सिंघानिया, on the contrary तनिष्क सिंघानिया killed him, जैन ने अपना सिर झुकाकर कहा। जैन की बात सुनकर वह आदमी गुस्से में टेबल से फाइल्स को फेंक देता है और कहता है, एक तरफ ये तनिष्क सिंघानिया, दूसरी तरफ एक्स और मैक्स, इन तीनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। उस आदमी को इतने गुस्से में देखते जैन ने डरते हुए कहा, बॉस इज अनदर बैड न्यूज। वह आदमी अपने सर को ऊपर करके जैन को देख, व्हाट? X destroyed everything even before our drugs went to India and gold also didn't come to us outside India means our deal was badly destroyed day before yesterday। जैक ने इतना कहा ही था कि वह आदमी चेयर से उठ खड़ा होता है और गुस्से में चिल्लाकर, फाइंड आउट व्हाट इज द वीकनेस ऑफ तनिष्क सिंघानिया। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ एक्स? तनिष्क सिंघानिया's weakness is an actor named Shania who is his girlfriend। जैन ने उस आदमी को देख कहा, No, Shania, no, Tanishk Singhania will not carry any of his weaknesses openly like this. He is not so stupid. Send men to India and put hidden cameras in their bodies so that even if they are not alive, they will still be there. But whatever will happen, then I will know। उस आदमी ने कहा। उसे आदमी की बात सुनकर जैन अपना सिर हाँ में हिलता है और वहां से चला जाता है। जैन के जाने के बाद वह आदमी चिल्लाकर कहता है,
तुम सब बहुत बुरे मौत मारोगे रोबोट और स्टीफन से पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा और वह भी इतनी बुरी मौत कि तुम लोगों की आत्मा भी कांप उठेगा और सबसे बुरा मौत तो मैं उस एक्स को दूंगा जो मेरे हर प्लान को फ्लॉप कर देता है, मेरे हर काम के बीच में आ जाता है। इतना कहकर वो आदमी अपने साइड से गन उठाकर सामने वॉल पे गन की सारी गोलियां उतार देता है। _ इंडिया। दोपहर का वक्त। प्राची अपने पेशेंट को चेक करके अपने केबिन की ओर जा रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ती है। उस प्रेग्नेंट औरत को देखते ही ब्राजील को कुछ याद आती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। कल जब मैंने शनाया को देखी थी तब शनाया की टम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, उसकी बेबी उसके बच्चे को क्या हुआ? क्या शनाया सबको बेवकूफ़ बना रही है? शनाया नहीं, शनाया और तनिष्क जी। इतना सोचने के बाद प्राची के चेहरे पर एक बनग्यामक स्माइल आ जाती है और वह फिर से अपने मन में कहती है, मतलब मुझसे छुटकारा पाने के लिए तनिष्क जी ने अपने पूरे फैमिली को धोखे में रखा, अपने पूरे फैमिली से झूठ कहा और वह भी इतना सोचते सोचते प्राची अपनी सर झटकती है और वहां से अपने केबिन में चली जाती है। केबिन में जाते ही उसे अपने कुर्सी पर सौरभ बैठा हुआ मिलता है। सौरभ को देख प्राची उसके पास आते हुए, सौरभ क्या तुम अपने केबिन को बदलना चाहते हो? तुम्हें ये केबिन पसंद है? सौरभ चेयर से उठकर प्राची के पास आकर प्राची को ले जाकर चेयर पर बिठाकर, मुझे ये केबिन नहीं, इस केबिन में जो रहती है वह बहुत पसंद है। सौरभ मैंने कितनी बार कहा है तुमसे मुझे फ्लर्टिंग मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, अब जाओ अपना काम करो और मुझे भी करने दो। इतना कहकर प्राची साइड से एक फाइल लेकर उसे ओपन करती है। सौरभ प्राची के हाथ से उसे फाइल को लेकर, यार प्राची मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियसली तुम। सौरभ और कुछ कहता है उससे पहले प्राची के केबिन में मनीषा आ जाती है जिसके हाथ में ब्लैक टी थी। मनीषा को अचानक देखकर सौरभ गुस्से में मनीषा को घूरते हुए, तुम कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर यह क्या बदतमीजी है, अभी केबिन में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, इतना भी मेनार्स नहीं है। सौरभ के ऐसे गुस्सा करने से मनीषा की आंखें नम हो जाती है, वह अपनी सर झुका लेती है। प्राची एक नज़र मनीषा और सौरभ को देख, सौरभ तुम उसे ऐसे डांट क्यों रहे हो? मैंने उसे कहा है कि वह मेरे केबिन में नॉक ना करके आए और अभी प्लीज तुम अपने केबिन में जाओ। प्राची की बात सुनकर सौरभ गुस्से में मनीषा को घूरता है और फिर वहां से चला जाता है। मनीषा आई एम सॉरी, पता नहीं आजकल सौरभ को हो क्या गया है, वह कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, बात बात पर प्लीज तुम बुरा मत मानना, प्राची ने कहा। कोई बात नहीं मैडम, सर के ऊपर काम के बहुत प्रेशर है इसलिए सर बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, मुझे बुरा नहीं लगी, मनीषा ने अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाकर कहा और फिर प्राची को उसकी ब्लैक टी देकर केबिन से बाहर चली गई। _ हाईएस्ट वॉज आर्यन, जो प्राची के अपार्टमेंट को बैलून और कैंडल से सजा रहा था। उसने प्राची के जाने के बाद से पूरा अपार्टमेंट को अब तक पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया था और इस वक्त अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आर्यन ने सिर्फ हाल को ही डेकोरेट किया था जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। टेबल में एक हॉट शेप केक रखा हुआ था जिसके ऊपर हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा था। आर्यन एक नज़र चारों तरफ देखता है तो उससे सब कुछ ठीक ही लगता है। गर्ल तुम तो भूल गए कि आज फ्रेंडशिप डे है, पर मैं नहीं भूला, अब तुम आओगे और तुम्हें ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे चेहरे पर मैं स्माइल देख पाऊंगा, आई नो। आर्यन इतना कहकर खुश हो ही रहा था तभी डोर बेल बजाता है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर आर्यन जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है और आर्यन की कुछ समझने से पहले ही कोई उसके ऊपर कूद पड़ता है जिससे आर्यन खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा फर्श पर गिर जाता है। और जब सामने देखा है तो उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। यह कोई और नहीं रिद्धि थी जो फ्रेंडशिप डे के दिन प्राची से मिलने आई थी। रिद्धि जो आर्यन को देखकर उसमें ही खो जाती है और एकटक आर्यन को देखने लगती है। वही आर्यन कुछ देर रिद्धि की आंखों में देखता है और फिर रिद्धि को अपने ऊपर से हटकर फंस से उठकर, यू बंदरिया, तुम जैसे बंदर को खुलेआम छोड़ते ही क्यों है? जू में होना चाहिए तुम्हें, तुम वहां से भागे कैसे? आर्यन की बात सुनकर रिद्धि होश में आती है और जल्दी से उठकर आर्यन के पास जाकर प्यार से आर्यन को देखते हुए, आप आर्यन राठौड़ हैं ना, सुपरस्टार आर्यन राठौड़, मैं आपकी बहुत बड़ी बहन हूँ, मतलब सबसे बड़ी फैन हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? फिर कुछ सोचते हुए, बॉयफ्रेंड नहीं, आप मेरे हस्बैंड बनेंगे। मैं आपके लिए सब कुछ सीखूंगी, आपको जो जो पसंद है सब कुछ, जैसे आपको जो खाना पसंद है मैं वह खाना बनाऊंगी, आपके बच्चे को जन्म दूंगी, बड़ा करूंगी, हाउसवाइफ बन के रहूंगी, आपको पसंद है ना हाउसवाइफ? रिद्धि की बात सुनकर आर्यन को समझ ही नहीं आता वह क्या कहे। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा, सब कुछ की मिले जुले एक्सप्रेशन थे जिससे आर्यन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। रिद्धि आर्यन के गाल को खींचकर उसके गाल पर किस कर देती है और खुशी से झूमते हुए, आप कितने क्यूट लग रहे हैं। आर्यन रिद्धि को खुद से दूर करके, ए चिपकू गम, मुझसे दूर रहो और पहले ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? आर्यन की बात पर रिद्धि होश में आती है और आर्यन को घूरते हुए, मैं तो यहाँ पर अपने दोस्त प्राची से मिलने आई हूँ, पर आप यहाँ पर प्राची के अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं?
फिर अपार्टमेंट को पूरा देखते हुए, और अपार्टमेंट को ऐसे डेकोरेट क्यों किया है? अपनी आगे बड़ी बड़ी कर कहीं आप और प्राची डेट। शट अप, कितने बकबक करते हो तुम। आज फ्रेंडशिप डे है और फिंगल मेरा भी फ्रेंड है, इसी वजह से मैंने उसके लिए छोटा सा सरप्राइज अरेंज किया है। आर्यन ने डोर बंद करके अंदर आकर कहा। क्या तुम प्राची के फ्रेंड हो? और प्राची ने मुझे कभी बताया नहीं, जबकि उसे पता है मैं तुम्हारे कितना बड़ा फैन हूँ। उससे तो मैं इसका बदला लेकर रहूंगी, रिद्धि ने गुस्से में मुंह फूला कर कहा। ऐसे मुंह फुलाने से रिद्धि काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आर्यन रिद्धि के ऐसा करने से उसे देख हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर बहुत जल्द उसका स्माइल गायब भी हो जाता है और वह रिद्धि को देख, फिंगल रात तक आएगी तो अभी तुम जाओ, रात को आना। नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ पर प्राची का वेट करूंगी। वैसे प्राची शायद हॉस्पिटल गई है ना, और वह तो सुबह सुबह जाती है, इसका मतलब अभी तक आपने कुछ खाया नहीं। ठीक है, मैं अभी आपके लिए आपकी फेवरेट नूडल्स बनाती हूँ। इतना कहकर आर्यन की कोई भी बात सुने बिना रिद्धि भागते हुए किचन की ओर चली जाती है और आर्यन भी वहीं पर बैठ जाता है। अंडस्को अंडस्को अंडस्को, तनिष्क को होश आता है और वह झट से उठ बैठता है तो उसे अपने कंधे पर हल्कापन महसूस होता है। तनिष्क के कंधे पर बैंडेज था, क्योंकि कल रात को एक गोली तनिष्क के कंधे पर आकर लगा था, जिस वजह से तनिष्क बेहोश हो गया था। तनिष्क के सामने सिद्धार्थ, हर्षद, अंकित और श्रेया बैठा था। हर्षद और अंकित ने ही कल तनिष्क को वहां से ले आया था, क्योंकि उनको पता चल गया था तनिष्क के ऊपर हमला होने वाला है। तू ठीक है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, इतना कहकर तनिष्क साइड से अपने शर्ट को लेकर पहनने लगता है। तभी हर्षद तनिष्क के सामने एक फाइल करते हुए, मास्टर ने ये सब किया है। वह तनिष्क सिंघानिया को मारना चाहता है, क्योंकि तनिष्क सिंघानिया ने उससे उसके 5B प्रोजेक्ट छीन लिया है, जिस वजह से उसे काफी नुकसान हुआ। तनिष्क उस फाइल को देखा है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर उस फाइल को खोलकर अंदर देखते हुए, मास्टर अभी अमेरिका में है ना? और उसका एक बेटी भी है। अंकित आंखों में चमक लिए, यस, और वह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत और इनोसेंट है, और मुझे पता चला वह इंडिया आना चाहती है, पर मास्टर उसे इंडिया नहीं आने देता है। लेकिन वह लड़की काफी जिद्दी है, बस हमें थोड़ा सा उसे भड़काना होगा, इससे वह खुद इंडिया चलकर आ जाएगी। पर इससे हमें क्या अपने बेटी के लिए मास्टर इंडिया आएगा? तुम लोग उसके बेटी को अपने पास रखो, मास्टर को इंडिया आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मास्टर के पास जाएंगे। क्या है ना, मेरा उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मन है, जो मैं उनके पास उनके एरिया में जाकर देना चाहता हूँ। इसका मतलब अब तेरे गर्लफ्रेंड का जब शनाया को नहीं करना पड़ेगा, तो इतने साल से तेरे गर्लफ्रेंड होने के इनाम में उसे क्या मिलेगा? सिद्धार्थ ने तनिष्क को देख कहा। उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसने सोचा भी नहीं। उसने मेरे प्राची को बहुत टॉर्चर किया, इन सब का बदला लेना अभी भी बाकी है, पर उससे पहले हमें मास्टर को उसकी जगह दिखाना होगा, क्योंकि अगर मास्टर को पता चला शनाया के साथ जो भी है वह बस मेरा एक्टिंग है, तो वह ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा रोबोट और स्टीफन तक ये बात पहुंचाने में। पर एक्स मास्टर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रहता है, इसी वजह से हम इतने सालों से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये जानते हुए भी कि वह कौन है, कहाँ है। श्रेया ने तनिष्क को देख कहा। मैंने इतने सालों से शनाया के साथ यह नौटंकी क्यों किया? इसीलिए ना ताकि वह मुझे मास्टर तक पहुंचाए, तो टाइम अब आ गया है, अब शनाया खुद मुझे मास्टर तक ले जाएगी, डोंट वरी। इतना कहकर तनिष्क फाइल को वहां पर रखकर रूम से बाहर की ओर जाने लगता है। वहां अकेले जाना तेरे लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि शनाया भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, इसलिए मैं भी तेरे साथ आऊंगा। और एक बात, अब जब सब कुछ ठीक हो ही रहा है तो अपने और प्राची के बीच भी सब कुछ ठीक कर ले, सिद्धार्थ ने पीछे से कहा। पर तनिष्क ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। तनिष्क के जाने के बाद सिद्धार्थ अंकित और हर्षद को देख, उस लड़की को लाकर अपने साथ यहाँ पर रखना, और एक बात, उस लड़की को ये शक मत होने देना कि तुम लोग कौन हो। और एक बात का खासकर ध्यान रखना, किसी भी तरह मास्टर को ये बात पता ना चले कि उसका बेटी कहाँ है। सिद्धार्थ की बात सुनकर तीनों ही अपनी सिरहा में हिलता है, तो सिद्धार्थ भी वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद श्रेय उन दोनों को देख, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं जा रहा हूँ। मेरे आने तक इस रूम को और अपने अपने रूम किचन सब कुछ साफ करके रखना, आने के बाद मैं डिनर तैयार कर दूंगी, लंच मैंने तैयार कर दी है, खा लेना। इतना कहकर श्रेया बाहर जाने लगती है। तू जा कहाँ रही है? हर्षद ने पूछा। आश्रम में जा रही हूँ, जहाँ से मैं यहाँ तक आई। इतना कहते हुए श्रेया इमोशनल हो जाती है, पर फिर खुद को संभाल रूम से बाहर चली जाती है। हमें भी अपने आश्रम जाना चाहिए, तुझे क्या लगता है? अंकित ने हर्षद को देख कहा। हम कल जाएंगे, आज मैडम ने हमें जो कहा वह पहले करें, पूरा घर हमें साफ करना है, हर्षद ने कहा, और फिर दोनों अपने अपने काम पर लग गए। क्या अब सौरभ का गुस्सा मनीषा के ऊपर टूट पड़ेगा? कौन है यह मास्टर? क्या एक्स का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? एपिसोड 49। सौरभ का असली चेहरा मनीषा के सामने आना और टीना के साथ जबरदस्ती, और कल की तरह फिर से ना धमके के। अब आगे शाम का वक्त। हाईएस्ट वॉज
प्राची अपने अपार्टमेंट के अंदर आती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। प्राची की बात सुनकर आर्यन जो फर्श पर गिरा था और रिद्धि उसके कमर पर बैठा था, आर्यन लगातार रिद्धि को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। जब प्राची की आवाज़ सुनकर रिद्धि की नज़र प्राची पर जाती है तो आर्यन झटके से रिद्धि को अपने ऊपर से नीचे उतार देता है और भागते हुए प्राची के पास जाकर प्राची के पीछे छुपते हुए, यार तुम ऐसे बंदरिया को अपने फ्रेंड बना भी कैसे सकते हो, इसे तो जू में होना चाहिए। दोपहर से इसने मेरा दिमाग खा कर रखा है, मैं तो कब का यहाँ से चला जाता, देखो मेरा सारा सरप्राइज इसने तबाह कर दिया। सारे बलून्स फोड़ दिए, केक जो मैंने खुद बनाए थे वह भी खा लिया, ऊपर से मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। इस लड़की को समझाओ कि मैं इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मैं एक सुपरस्टार हूँ यार, और ये तो सच में किसी पागल फैन से भी ज़्यादा पागल है। वही रिद्धि जिसे आर्यन के गिरान से चोट लगी थी वह उठकर आर्यन और प्राची के पास आते हुए, प्राची मैं तुझसे नाराज हूँ, तूने मुझे बताया नहीं, सुपरस्टार आर्यन राठौर तेरी फ्रेंड है। प्राची एक नज़र आर्यन और रिद्धि को देख गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि यह आर्यन राठौर है कौन, मैंने बस तेरे मुंह से नाम ही सुना और फिर जब आर्यन से मेरी फ्रेंडशिप हुआ तो मुझे उतना सब कुछ याद नहीं थी, पर तू यहाँ क्यों आई है, और आर्यन तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, और यह केक डेकोरेशन क्यों, यार आज फ्रेंडशिप डे है, तुम्हें याद नहीं। आर्यन ने प्राची को देख कहा, हाँ प्राची मैं तो इसलिए ही आई हूँ शौर्य भैया आते पर, शौर्य भैया नितिन रिद्धब मिश्रा कोई भी यहाँ पर नहीं है, मैं अकेली ही हूँ इसलिए मैं ही आ गई, और यहाँ आने के बाद मैं आर्यन से मिला, कितना स्वीट है, पर उसने मेरी बनाई हुई नूडल्स नहीं खाए और मैं उसे ही खिला रही थी। वह रिद्धि ने आर्यन को देख कहा, फेन गर्ल तुम जरा उस नूडल्स को खाकर देखो, तुम्हें वॉमिटिंग होने लगेगी, इतनी गंदी है वह खाने में, और यह मुझे जबरदस्ती खिलाई जा रही है, मेरा तो सिर पेट सब कुछ चकरा रहा है, इसे अभी के अभी ले जाकर जू में या फिर असाइलम में देकर आओ। आर्यन ने रिद्धि को देख कहा। प्राची अपनी सरना में हिलती है और उन दोनों को देख, आर्यन प्लीज तुम अब अपने घर जाओ और रिद्धि तू भी प्लीज अपने घर जा, इतना कहकर प्राची वहां से अपने रूम की ओर जाने लगती है। यार प्राची मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो आज तेरे यहाँ रहना है, रिद्धि ने पीछे से प्राची से कहा। ठीक है तो तू वेट कर, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, इतना कहकर प्राची वहां से चली जाती है। एक बात बताओ फेन गर्ल, क्या कभी भी स्माइल नहीं करती, जब से मैं मिला हूँ ये हमेशा ऐसे ही सारा हुआ मुंह लेकर घूमती है, आर्यन ने जाते हुए प्राची को देख कहा। आर्यन की बात सुनकर रिद्धि थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, प्राची हमेशा ऐसी नहीं थी, शायद कुछ एक महीने से वह ऐसी हो गई है, उसकी लाइफ ही ऐसी है जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। वह एक ऐसी लड़की है जो हमेशा स्माइल करती है, वजह हो या ना हो उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, पर अब तो अगर उसे वजह भी दो तो भी उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आती, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर कुछ सोचते हुए रिद्धि की आंखें छोटी हो जाती है और वह आर्यन का कॉलर पकड़ आर्यन को अपनी ओर खींचते हुए, ए सुपरस्टार कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम प्राची को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो। आर्यन रिद्धि के हाथ को अपने कॉलर से हटकर, मैं उसे पसंद करता हूँ बट एज ए फ्रेंड, और वैसे भी मेरा गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझसे दूर रहा करो। इतना कहकर आर्यन बाहर की ओर जाने लगता है तो रिद्धि आर्यन के पीठ पर चढ़ जाती है और आर्यन के बाल को खींचते हुए, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता, तुम्हारा गर्लफ्रेंड वाइफ सब कुछ मैं हूँ, अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, समझे तुम, मैं तुम्हारे थोबरे का नक्शा बदल दूंगी, मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी, टकला कर दूंगी तुम्हें, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। आर्यन अपने हाथ को पीछे लेकर रिद्धि को अपने पीठ से उतार के गुस्से में उसको वॉल से सटा देता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ गुस्से में रिद्धि की आंखों में देखते हैं, देखो मुझे ऐसे टॉक्सिक और चिपकू फैन पसंद नहीं है तो तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हें तो पता ही है मैं कैसा हूँ, अच्छे से बिहेव तुम्हारे साथ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम फैन गर्ल के फ्रेंड हो, नहीं तो। आर्यन ने इतना कहा ही था तभी वह रिद्धि के चेहरे को देखता है जो उसके चेहरे में खोया हुआ है। रिद्धि जिसने आर्यन को पहली बार इतने करीब से देखा था उसके कान में आर्यन की कोई भी बात गई ही नहीं, वह बस आर्यन के चेहरे पर खोया हुआ था। आर्यन रिद्धि को ऐसे देख रिद्धि से दूर होकर अपनी सिरना में हिला के अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। आर्यन के जाने के कुछ देर बाद रिद्धि को होश आती है और वह भी अपार्टमेंट से बाहर भागते हुए जाती है, पर उसके जाते जाते आर्यन वहां से जा चुका था जिस वजह से रिद्धि निराश होकर अपार्टमेंट में वापस आती है। अंडरस्को सौरभ जो अभी अपने केबिन में बैठा था और कुछ सोच रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। सौरभ कुछ सोच ही रहा था तभी उसका फोन बजता है। सौरभ कॉल रिसीव करता है तो उधर से कुछ कहता है जिसे सुन सौरभ के चेहरे पर चमक आ जाता है और वह खुश होते हुए कहता है, तुम सच कह रहे हो प्राची अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, वह अलग रहती है।
सौरभ की बात सुनकर उधर से फिर से कुछ कहता है, जिसे सुन सौरभ कॉल काट कर देता है। सौरभ की चेहरे की स्माइल छुपाए नहीं चुप रहा था। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले जो गुस्सा था वह कहीं गायब हो गया था। इसका मतलब अभी तुम अकेली हो और तुम्हारे सहारे के लिए किसी को तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा ना प्राची। तो अब वह मैं बनूंगा। मैं आज ही तुम्हें प्रपोज करूंगा और मुझे पता है तुम मेरे प्रपोजल को जरूर एक्सेप्ट करोगे, और ना भी करो तो भी तुम्हें मैं अपने पास जबरदस्ती रखूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो प्राची, सिर्फ और सिर्फ मेरे। सौरभ ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सौरभ डोर की तरफ देखता है तो उसे किसी की बाइक दुपट्टा नजर आता है जो उड़ के वहां से गायब हो जाता है। सौरभ जल्दी से केबिन के बाहर आकर देखता है तो उसे वहां से मनीषा भागती हुई दिखता है। आज हॉस्पिटल में हॉर्न डे थी, जिस वजह से सारे स्टाफ इवनिंग में ही चले गए थे और प्राची भी शाम को चली गई थी। यहाँ बस पेशेंट मनीषा और सौरभ ही थे। मनीषा सौरभ के लिए रुकी थी क्योंकि उसे लगा रात को सौरभ यहाँ रहेगा, उसे कुछ चीज की जरूरत हो तो। सेट इस मनीष ने मेरी सारी बात सुन लिया, ये तो दिन ब दिन मेरे रास्ते की कांटे बनते जा रही है। इतना कहकर सौरभ अपने हाथ को वॉल पर मरता है और मनीषा के पीछे भागता है। मनीषा रुको, मनीषा मैंने कहा रुक जाओ मनीषा। सौरभ मनीषा को पुकारते हुए उसके पीछे भाग रहा था। मनीषा सौरभ की बात सुने बिना सामने भागे जा रही थी। इस वक्त हॉस्पिटल पूरी तरीके से खाली थी, सभी जा चुके थे, बस पेशेंट जो अपने अपने वार्ड में सो रहे थे। मनीषा किसी तरह भागते हुए पार्किंग में आ जाती है और एक कार के पीछे छुप जाती है। सौरभ मनीषा को काफी देर तक ढूंढता है पर उसे मनीषा कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते सौरभ उस कार के पास आ जाता है, जी कार के पीछे मनीषा छुपी हुई है। सौरभ को देख मनीषा अपने मुंह पर हाथ रख देती है। वही सौरभ गुस्से में उस कार पर मुक्का मारते हुए, मनीष भागकर कहाँ जाओगे, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, अगर मैं तुम्हें जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी सौरभ नहीं, मैं अपने कोई भी रास्ते के कांटे को जिंदा नहीं रखूंगा। मेरे और प्राची के बीच जो आएगा उसे मैं हटा दूंगा। कहाँ भागकर जाओगे तुम, मुझसे पकड़ तो मैं तुम्हें लूंगा ही। इतना कहकर सौरभ वहां से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद मनीषा वही कार से टेक लगाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। इस वक्त उसे सौरभ से काफी ज्यादा डर लग रही थी। उस सौरभ जिससे वह प्यार करती थी, जिसे वह जानती थी, आज उसे वह सौरभ बिल्कुल अलग लग रही थी। अंडरस्को दी आर एक ऑपरेशन। अभी रात के 9 बजे बज रहे थे और टीना अभी भी काम कर रही थी। कुछ देर बाद टीना एक गहरी सांस छोड़ती है और चेयर के पीछे अपनी सिर टीका के आंखें बंद करके फाइनली काम खत्म हुई। इतना कहकर टीना सारे फाइल्स को समेटने लगती है, तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, तुम्हारी सारी कम हो गई टीना। इस आवाज को सुनकर टीना चौंक जाती है और पीछे पलट, किरण आप तो घर चले गए थे ना, आप यहाँ पर, क्या आप अभी तक घर नहीं गए? पर मैंने तो देखा आप चले गए थे। किरण टीना के पास आते हुए, मैं चला जाता पर मैंने सोचा तुम एक अकेली लड़की ऐसे अकेले यहाँ पर काम करोगे, इतनी रात तक सेफ नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रुक जाता हूँ, तुम्हें कंपनी दे दूंगा तुम्हारे ऑफिस का काम हो जाने के बाद। टीना कंफ्यूजन में किरण को देख, काम हो जाने के बाद तुम मुझे कंपनी किस बात के दोगे? किरण अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर बिल्कुल टीना के करीब आ जाता है और टीना के कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींच के टीना के होठों को देखते हुए, आज की रात स्पेंड करने के लिए, क्योंकि आज रात हम दोनों। किरण के और कुछ कहने से पहले टीना किरण को खुद से दूर करके उसके गाल पर एक जोरदार की थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में चिल्लाकर, अपने आप को समझते क्या हो? अपनी शक्ल को कभी आईने में भी देखा है? और अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे ना तो मैं तुम्हारी वह हालत करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे कमजोर लड़की समझने की गलती मत करना। इतना कहकर दीना अपने बैग को लेकर जाने लगती है, तभी उसके सामने 5 आदमी आ जाते हैं। वह भी टीना के कॉलीग थे। वह सब दीना को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नज़र से घूर रहे थे। उनके आंखों में टीना के लिए गलत इंटेंशन साफ दिख रहा था। सभी एक साथ टीना की ओर अपने कदम बढ़ने लगता है तो टीना डरते हुए अपनी कदम पीछे ले जाने लगती है तो वह पीछे खड़ा किरण से टकरा जाती है। तुम तो कमजोर नहीं हो ना, तो तुम हमसे डर क्यों रहे हो? यार इतने नखरे मत दिखाओ, ट्रस्ट मी, हम यहाँ पर 6 लोग हैं, हम तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट कर पाएंगे। हम मानता हूँ हम बॉस की तरह पैसे वाले नहीं है, हैंडसम नहीं है, पर एक बार हमारे साथ ट्राई करके देख सकते हो। किरण ने टीना के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ कहा। किरण की बात सुनकर सामने से भी 2 आदमी टीना के पास आता है। एक आदमी टीना के दुपट्टे को खींच के साइड में फेंक देता है और एक आदमी टीना के गाल को बुरी तरीके से छूटे हुए, क्या चीज़ है यार, कितने दिनों से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा था, फाइनली हमें वह मौका मिल ही गया और तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? ना जाने कितनी बार तुम बॉस के साथ सो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है ये बात किसी को नहीं पता? हम सब जानते हैं सब कुछ। हर दिन तुम बॉस के केबिन में क्या करने जाते हो? बॉस के केबिन में जाने का परमिशन सिर्फ उनके असिस्टेंट और मैनेजर को ही है, पर तुम हर दिन जाते हो बॉस को खुश करने, तो आज हमें भी खुश कर दो।
टीना, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थी, वह उसे आदमी के चेहरे पर थूकते हुए, पहले अपना मुंह धोकर आ, गंदी बदबू आ रही है तेरे मुंह से और जुबान संभाल के बात करो। रोते हुए, मैं तुम सबको अपनी दोस्त मानती थी और तुम सब छी मुझे कहने से भी घिन आ रही है। टीना के इस हरकत पर दूसरा आदमी आगे आता है और टीना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे टीना का सिर घूमने लगती है और उसके होठों के कोने से खून आने लगती है। पार्किंग एरिया में सिद्धार्थ बॉडीगार्ड से घिरे हुए अपने लग्जरियस कार में बैठने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपने असिस्टेंट को देखते हुए, कौशल, क्या मिस गुप्ता ने मैंने जो फाइल दिया था वह सब कंप्लीट करके तुम्हें दिया? कौशल अपना सिर नामे हिलाते हुए, नो बस मिस गुप्ता तो अभी भी कम कर रही है। कौशल की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ सोचता है और फिर कार में बैठ जाता है, तो कौशल भी जाकर पैसेंजर सीट में बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वही ऑफिस के अंदर उन आदमियों ने मिलकर टीना को उसकी ही दुपट्टे से बांध दिया था और एक आदमी टीना के दोनों पैरों को पकड़े हुए थे और किरण अपने चेहरे पर एक गंदी स्माइल लाकर अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। टीना लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी, पर टीना जितना चीखती उन आदमियों की हंसी उतनी ही तेज हो जाती। टीना बस मन ही मन भगवान को पुकार रही थी कि किसी तरह वह यहाँ से बच के निकल जाए। किरण अपने शर्ट को उतार के साइड में फेंक देता है और टीना के ऊपर आते हुए, अब हम एंजॉय करेंगे बेबी, लेट एस एंजॉय। इतना कहकर किरण अपने टीना के कमर पर अपने दोनों हाथों को डालकर उसके नेक पर किस करने लगता है। किरण का हाथ धीरे धीरे टीना की कुर्ती के अंदर जाता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। टीना को ये सब बहुत ज्यादा गंदा लग रही थी। वह लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। किरण टीना के नेक पर किसी और बाइट करते हुए अपने चेहरे को ऊपर कर टीना के सॉफ्ट होठों को देखता है, जिस पर हल्के बेबी पिंक लिपस्टिक लगे हुए थे, जिससे टीना के लिप्स और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। किरण टीना के होठों की ओर अपने होठों को बढ़ने लगता है, पर वह टीना के होठों को किस कर पाता उससे पहले उसके कान में एक आदमी की चीख सुनाई देता है। तो सौरभ अपने सिर को ऊपर करके देखता है जहां पर सिद्धार्थ खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। इस वक्त सिद्धार्थ किसी डेविल की तरह लग रहा था, उसे देख कोई भी डर से कांप जाता। किरण और बाकी आदमियों की हालत सिद्धार्थ को देख बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह सब उठकर अपने हाथ जोड़ के सिद्धार्थ के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, बस हमसे गलती हो गई, पर हमने कुछ नहीं किया। इस लड़की ने पहले हमें रिझाना था, इस वजह से। किरण के और कुछ कहने से पहले सिद्धार्थ किरण के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है, जिससे किरण के 4 दांत टूटकर गिर जाते हैं और वह मुंह के बाल फ्लो पर गिरता है। उसके मुंह में खून निकल रही थी। किरण की ऐसी हालत देखकर बाकी आदमियों उठकर तुम दबा के भागने लगते हैं। तभी उनको बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। टीना जो रोते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी, सिद्धार्थ उसके पास जाता है और टीना के हाथों को खोलना है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही टीना सिद्धार्थ के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में, क्यों आए हो मुझे बचाने? तुम भी तो यही चाहते थे ना, देखो तुम जो चाहते थे वही हो रहा है। मेरी लाइफ हेल कर दिया तुमने। आज मुझे पता चला कि मेरे सारे कलीग्स मुझे किसी नज़र से देखते हैं और यह सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ, कितनी गिर गई हूँ मैं सबकी नज़र में तुम्हारी वजह से। इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आया कि वह मेरे साथ जबरदस्ती कर सके, क्योंकि इनको लगता है मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। अगर तुम मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हो तो बना दो, भेज दो मुझे कोठी, कम से कम वहाँ पर तुम्हारी शक्ल तो मुझे नहीं देखनी पड़ेगी ना। ठीक है, तुम्हें मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी हर रात किसी और मर्द। टीना के और कुछ कहने से पहले सिद्धार्थ खींचकर टीना के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे टीना की सिर घूम जाती है। टीना, जिसने पहले ही उन आदमियों से कई सारे थप्पड़ खा लिए थे, सिद्धार्थ की इस थप्पड़ को खाने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। टीना के बेहोश होने के बाद सिद्धार्थ उठता है और गुस्से में वहां से जाते हुए, इसे इसकी जगह पहुंचा दो। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद सभी बॉडीगार्ड एक नज़र टीनी को देख अपनी नज़र टीना से हटा लेते हैं और फिर एक बॉडीगार्ड टीना के पास जाकर टीना को दुपट्टा और ही देता है और उसे अपने गोद में लेकर बाहर चला जाता है। अंडस्को प्राची और रिद्धि इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। प्राची रिद्धि को घूरते हुए, तू कुछ ऑर्डर भी करेगी या फिर यहीं से हम घर चले जाए? एक तो मेरी मन नहीं थी, तूने जबरदस्ती मुझे यहाँ लाया और अभी ऑर्डर भी नहीं कर रही है। रिद्धि प्राची को देख, मैं ऑर्डर करूंगी पर उससे पहले तुझे स्माइल करना होगा। यार कितने दिन हो गए तेरे चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल भी नहीं देखा। मैं बेवजह स्माइल क्यों करूं? प्राची ने झाल्ला कर पूछा। स्माइल करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। स्माइल हम वजह बेवजह कर सकते हैं, जैसे हम किसी को देखकर स्माइल कर सकते हैं, कुछ सोचकर स्माइल कर सकते हैं, अपनी फेवरेट खाना खाते हुए टाइम स्माइल कर सकते हैं। पहले तो तू कभी भी स्माइल कर देती थी, ऐसे ही अभी क्यों स्माइल नहीं करती है? रिद्धि ने मुंह लटकाए पूछा। तुझे अच्छे से पता है मैं स्माइल क्यों नहीं करती हूँ। अब प्लीज अगर तुझे खाना ऑर्डर नहीं करना, नहीं खाना तो मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर प्राची उठने लगती है।
ठीक है मैं ऑर्डर करती हूँ, बैठ जा मेरी माँ। इतना कहकर रिद्धि एक वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर कर लेती है और फिर प्राची को देख, वैसे प्राची एक बात बता, तू और आर्यन इतने अच्छे फ्रेंड बना कैसे? मतलब मैं जितना आर्यन के बारे में जानती थी, बाय गॉड वह तो बिल्कुल अलग है उसे। मतलब मैं जानती थी वह बहुत एटीट्यूड वाला है, किसी को भाव नहीं देता, पर वह तो बिल्कुल अलग है। कितना स्वीट है, रिद्धि ने आर्यन के ख्यालों में खोते हुए कहा। स्वीट है इसीलिए तो उसे इतना परेशान कर पाया। अब प्लीज वह बहुत अच्छा है, उसे ऐसे परेशान मत कर, बेचारा कितना परेशान किया तूने उसे, प्राची ने रिद्धि को घूर कर कहा। मुझे जितना लगा तू और आर्यन बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो क्या तू आर्यन को पटाने में मेरी मदद करेगी? प्लीज ना यार, तुझे पता है ना, जब से मैंने आर्यन को देखा है तब से मेरी बस एक ही ख्वाब है कि मैं आर्यन को अपने लाइफ पार्टनर बनाऊं। पहले वह ख्वाब थी पर अब मुझे लगती है कि यह सच हो सकती है, अगर तू मेरी साथ दे तो प्लीज। रिद्धि ने छोटू सा चेहरा बनाकर हाथ जोड़कर कहा। मैं नहीं हूँ इसमें, जो करना है तू खुद कर ले, मैं तुझे हेल्प नहीं करने वाली, प्राची ने अपने हाथ उठाकर हैंड्स अप करते हुए कहा। इसका मतलब आर्यन का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अगर होता तो मुझे कहता कि आर्यन का गर्लफ्रेंड है, मेरा कोई चांस नहीं है। इसका मतलब आर्यन ने मुझसे झूठ कहा, पर क्यों? रिद्धि ने कुछ सोचते हुए कहा। क्योंकि वह तुझे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, प्राची ने कहा। पर मैं तो पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, रिद्धि ने स्माइल करके कहा। पूरी जिंदगी तू किसका पीछा नहीं छोड़ेंगी? तू फिर से किसका पीछा करने लगी? क्या तुझे तेरे सुपरस्टार आर्यन मिल गया? सौरभ उन दोनों के पास आकर प्राची के बगल में बैठते हुए कहा। तुम यहाँ? प्राची ने सौरभ को देख पूछा। यस डार्लिंग, मुझे तुम्हारे सामने जो लड़की बैठी है उसने बुलाया है। वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बाकी सब तो नहीं है, हम तीनों ही है बस, सौरभ ने प्राची को देख कहा। सौरभ की बात सुनकर रिद्धि क्यूट सी चेहरा बनाकर प्राची को देख, प्राची मैंने सौरभ को बुला लिया, तो अभी तू भी आर्यन को बुला लेना प्लीज। तूने आर्यन को जितना परेशान किया, तुझे लगती है उसके बाद आर्यन आएगा? और मैंने उससे बात किया था, अभी वह शूटिंग के लिए गया है तो वह आ नहीं सकता, प्राची ने कहा, जिसे सुन रिद्धि थोड़ी उदास हो गई। प्राची और सौरभ रिद्धि को देख ही रहे थे, तभी प्राची की नज़र सामने पड़ती है और वह अपने सिर पर हाथ रख, मेरी किस्मत क्यों इतनी खराब है यार, क्या कभी भी मुझे चैन नहीं मिलेगी? यहाँ पर भी ये दोनों आ गए। प्राची की बात सुनकर सौरभ और रिद्धि को कुछ समझ नहीं आती, वह दोनों प्राची को देखते हैं और फिर प्राची की नज़रों को फॉलो करते हुए प्राची के सामने देखते हैं जहाँ से तनिष्क और शनाया चलते हुए आ रहे थे। तनिष्क को देखकर सौरभ को पहले तो गुस्सा आता है, पर फिर तनिष्क के साथ किसी और लड़की को इतने क्लोज देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वहीं रिद्धि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाती है और वह उन दोनों को इग्नोर करके प्राची को देख, इग्नोर कर इन दोनों को, ऐसा सोचकर ये दोनों है ही नहीं, बस हम तीनों हैं। प्राची अपनी सर हाँ में हिलाते हुए मन में कहती है, मैं तो सोच लूंगी, पर पता नहीं ये दोनों सोचेंगे या नहीं, कल की तरह फिर से ना धमके। शनाया चारों ओर देखते हुए, बेबी मैंने अपने टम्मी को नहीं निकला, इस वजह से तुम नाराज तो नहीं हो ना? वह एक्चुअली कल प्राची ने मुझे ऐसे देख लिया था तो मुझे थोड़ा डर लग रही है, कहीं आज भी किसी से ना मिल जाऊं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए मैंने अपने टम्मी को नहीं निकला ताकि किसी को पता ना चले ये फेक है। और थैंक यू, कल तुम अपने मीटिंग के लिए डिनर नहीं कर पाए, पर आज तुम मेरे साथ डिनर पर आए हो और वह भी मेरे कहने पर पब्लिक प्लेस पर। शनाया की बातें तनिष्क को इरिटेट कर रहा था, पर वह हल्का सा स्माइल करके शनाया के बालों को साइड कर उस कमर पर हाथ रखकर, तुम मुझे कुछ कहो और मैं वह ना करूं, ये कभी हो सकता है? कल तो मैं थोड़ा बिजी था इसलिए डिनर नहीं कर पाया, पर आज तो करना था, तुम मेरे वुड बी वाइफ हो, मैं तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकता ना? तनिष्क की बात सुनकर शनाया को ऐसा लगता है जैसे वह हवा में उड़ रही हो, उसके चेहरे पर घमंड और खुशी साफ साफ दिख रही थी। वहीं यह सब कुछ दूर बैठे रिद्धि, सौरभ और प्राची देख रही थी। प्राची जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी, पर अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रही थी। वही सौरभ अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ज्यादा खुश था। रिद्धि जो काफी ज्यादा गुस्से में थी और शनाया को घिन भरी नजर से देख रही थी। क्या मनीषा प्राची को सौरभ के बारे में बता पाएगी? सिद्धार्थ ने टीना को कहाँ ले जाने को कहा? प्राची को सौरभ के साथ देख तनिष्क का रिएक्शन कैसा होगा? एपिसोड 50, सिद्धार्थ और टीना की फर्स्ट किस और तनिष्क सौरभ की लड़ाई। अब आगे। तनिष्क और शनाया बिल्कुल प्राची और सौरभ के पीछे ही बैठा था। तनिष्क ने अभी तक प्राची को नहीं देखा था क्योंकि उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। शनाया जिसने प्राची को देख ली थी वह प्राची को सुनाते हुए तनिष्क के साथ बहुत ही रोमांटिक बातें कर रही थी। मेरी हो गई तो अब मैं चलती हूँ, बाय, इतना कहकर प्राची उठने लगती है। प्राची की आवाज़ सुनकर तनिष्क अपने चेहरे को ऊपर करके देखता है तो उसके सामने एक लड़की और लड़का बैठा था और उनके सामने रिद्धि। तनिष्क उन दोनों का चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर वह प्राची को पीछे से देखकर भी पहचान जाता है। प्राची को उठाते देख सौरभ जल्दी से प्राची की हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ प्राची, मुझे तुमसे कुछ काम है, मतलब तुम्हें कुछ कहना है, करना है।
पहले तू डिसाइड कर ले, तुझे प्राची से कम है कहना है या करना है, रिद्धि सौरभ को घूरते हुए बोली। प्राची अपने हाथ को छुड़ाते हुए, सौरभ तुम जो भी कहना चाहते हो वो कल कह लेना, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं घर जाकर सोना चाहती हूँ। प्राची की बात सुनकर सौरभ भी उठ जाता है और प्राची को खींचते हुए वहां से गार्डन की तरफ ले जाते हुए, ठीक है चले जाना, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा टाइम, चलो मेरे साथ। इतना कहते हुए सौरभ खींचते हुए प्राची को वहां से गार्डन की ओर लेकर चला जाता है। उन दोनों को ऐसे जाते देख रिद्धि भी उठकर उनके पीछे जाते हुए, कितना खुदगर्ज फ्रेंड्स मिले हैं मुझे, खुद चले गए, मुझे बुलाया भी नहीं, चिल्लाकर रुको मैं भी आ रही हूँ। वही तनिष्क जो गुस्से में सौरभ के हाथ को घूर रहा था, जिस हाथ से उसने प्राची के हाथ को पकड़ा था उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिख रहा था, पर जल्दी ही वह खुद को नॉर्मल करता है। क्या बात है, एक दिन आर्यन के साथ एक दिन सौरभ के साथ हो ट्रिप, शनाया ने जाते हुए प्राची को देख कहा, तुम बैठो मैं वॉशरूम से आता हूँ। इतना कहकर तनिष्क उठकर वहां से चला जाता है। तनिष्क को जाते देख शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाती है और वह साइड से अपने फोन को लेकर किसी को कॉल करके, मैं और नहीं झेल सकती इस प्राची को, तनिष्क हर बार उस 2 कोरी के डॉक्टर के लिए मुझे इग्नोर करता है, वह उस लड़की के साथ इंटीमेट हो सकता है पर मुझे टच भी नहीं करता, मैं उस लड़की को और देर तक बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं आज ही उसको दुनिया से हटा दूंगी। शनाया की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन शनाया गुस्से में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तनिष्क मुझसे प्यार करता है, वह बस उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और अगर वह लड़की नहीं रहेगी तो तनिष्क। शनाया की बात को काटकर उधर से फिर से कुछ कहता है, जिसे सुन शनाया अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है, ठीक है मैं उस लड़की को कुछ नहीं करूंगी, पर तुम लोगों को जो भी करना है बहुत जल्द करो, मैं उसे ज्यादा दिनों तक नहीं झेल सकती। इतना कहकर शनाया कॉल कट कर देती है और वहीं पर बैठकर तनिष्क का वेट करने लगती है। अंडरस्को सिद्धार्थ के विला में सिद्धार्थ शावर लेकर बाहर आता है और शीशे के पास जाने ही वाला था कि तभी उसका नजर बेड पर पड़ता है। बेड पर देखते ही उसका आंखें छोटा हो जाता है, उसके बेड पर टीना आराम से सो रही थी। सिद्धार्थ टीना के पास जाता है और अपने चेहरे पर झुक के ध्यान से टीना को देखता है। टीना को देखते ही उसका आंखें गुस्से से लाल होने लगता है, वह सीधा खड़ा होने ही वाला था। तभी टीना उसके हाथ को पकड़ लेता है और नींद में ही रोते हुए कहती है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपनी ड्रीम पूरा करना है, पर उस चमगादड़ ने मेरे सारे ड्रीम पर पानी फेर दिया। बचपन से मेरी जो ड्रीम थी एक ही पल में उसने सब कुछ खत्म कर दिया। सड़े हुए भिंडी की तरह शक्ल लेकर घूमता है, पता नहीं सब उसे हैंडसम क्यों कहते हैं। चमगादड़ कहीं का, चमगादड़ की तरह पंख भी दे दिया दो भगवान इसे, ताकि यह मेरी जिंदगी से कहीं उड़ जाए। टीना नींद में ही सिद्धार्थ को कोसे जा रही थी, वही सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके टीना को घूर रहा था। सिद्धार्थ अपने चेहरे को टीना के चेहरे के बिल्कुल करीब करके टीना के गाल पर पिंच करता है, जिससे टीना झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने सिद्धार्थ को देख एक गहरी सांस छोड़ के फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अंगड़ाई लेते हुए, यार सपने में भी यह राक्षस मुझे परेशान कर रहा है। रियली मैं राक्षस हूँ, चमगादड़ हूँ, मेरा शक्ल सारे हुई भिंडी की तरह है, सिद्धार्थ ने दांत पीसकर कहा। सिद्धार्थ की गुस्से में भरे आवाज जैसे ही टीना के कान में पड़ती है, टीना अपनी आंखें खोलती है और सिद्धार्थ को देख अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से अच्छे से मसलती है और फिर आंखें बड़ी बड़ी करती है, तो अभी भी उसे अपने सामने सिद्धार्थ दिखता है। फिर कुछ सोचते हुए टीना अपनी एक उंगली से सिद्धार्थ के गाल को टेप करती है तो उसकी आंखें हैरानी से और फैल जाती है। टीना चिल्लाकर सिद्धार्थ को अपने ऊपर से हटकर बेड के कोने में जाकर बैठ जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? तुम मेरे इज्जत लूटना चाहते थे? चारों ओर देखते हुए, मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ? मैं तो ऑफिस। टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें और छोटी हो जाता है और फिर कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ टीना को देख अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर, तुम कह रहे थे ना तुम प्रोस्टिट्यूट बनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी पहला कस्टमर मैं ही बन जाऊं। इतना कहकर सिद्धार्थ टीना के एक पैर को खींचने लगता, जो सिद्धार्थ को ऐसे बस एक टावर में देखकर शर्मा जाती है। सिद्धार्थ की बात सुनकर वह घबराने लगते हैं और चिल्लाते हुए, अरे अकल से पैदल आदमी, मैं तब गुस्से में थी और गुस्से में तो तुम भी न जाने क्या कुछ कह देते हो, कर भी देते हो, तब मैं कुछ कहती हूँ क्या? प्लीज मुझे जाने दो। सिद्धार्थ टीना के पैरों को अलग कर उसके पैरों के बीच जाकर उसके ऊपर आकर टीना के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के उंगलियों में फंसाकर, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं, यहाँ से जाने दो। राइट। टीना जल्दी से अपनी सिर हाँ में हिलती है तो सिद्धार्थ उसके ऊपर से उठकर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो तुम कहो, तुम आज के बाद कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे, हमेशा मुझसे बात करते टाइम तुम्हारी आंखें और आवाज नीचे होगी, मंजूर है? टीना जो घबराई हुई थी वह जल्दी से अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, सब मंजूर है, तुम जो कहोगे मैं सब कुछ मान लूंगी, पर पहले तुम कुछ पहन लो, मुझे अजीब लग रही है तुम्हें ऐसे देखकर।
टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है और वह फिर से टीना को बेड पर पुसकर उसके ऊपर आकर टीना के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए, अजीब लगती है, मतलब मुझे ऐसे देख तुम्हें कंट्रोल नहीं होता। टीना, जिसने अब तक अपनी आंखें बंद करके रखी थी, वह सिद्धार्थ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए, तुम्हारे जैसे कैप्सूल खाकर बॉडी बनाने वाले इंसान को देख मुझे कंट्रोल नहीं होगी, पहले अपनी रियल बॉडी बनाकर दिखाओ, एक तो कैप्सूल खाकर बॉडी बना। अच्छा, तो मेरा बॉडी कैप्सूल खाकर बनाया है मैंने, तो क्या तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो कि यह बॉडी कैप्सूल खाकर बना है या फिर जिम में मेहनत करके तुम्हारे साथ में एक्सरसाइज करने के लिए एक्साइटेड हूँ? सिद्धार्थ ने टीना के होठों को देखते हुए कहा। बेशर्म आदमी, तुम इतने बेशर्म क्यों हो? कब से हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, मेरे ऊपर से हटो, मुझे होटल जाना है, टीना ने रोते हुए कहा। वही सिद्धार्थ अपने एक हाथ को टीना के बालों में ले जाकर उसके बालों को पीछे से पकड़ के, तुम्हारी नज़र में जब मैं बेशर्म हूं तो मैं तुम्हें अपनी बेशर्मी क्यों ना दिखाऊं? पहले तुम मेरे बेशर्मी तो देख कर जाओ। सिद्धार्थ की बात सुनकर टीना कुछ कहती उससे पहले सिद्धार्थ, जो कब से टीना के गुलाबी होठों को देख रहा था, वह टीना के होठों पर अपना होंठ रख देता है और पैशनेटली टीना को किस करने लगता है। 5 मिनट बाद सिद्धार्थ टीना को छोड़ता है और उसके ऊपर से उठकर क्लोजेट रूम की ओर जाते हुए, अब अगर तुम इस रूम से एक कदम भी बाहर जाने की कोशिश करोगे तो कल तुम्हारे बॉडी भी किसी को देखने का नसीब नहीं होगा। इतना कहकर सिद्धार्थ क्लोजेट रूम में चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद टीना, जो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी, वह उठ बैठती है और अपने होठों को टच कर गुस्से में क्लोजेट रूम की डोर को देखने लगती है और चिल्लाकर कहती है, तुम बेशर्म आदमी, शर्म नहीं आता एक अबला नारी को जबरदस्ती अपने रूम में लाकर किस करते हुए? तुम्हारा नाम मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, सिंघानिया से सिंह में अलग कर दूंगी। इतना कहकर टीना चिल्लाते हुए साइड में अपने दुपट्टे को लेती है और भागते हुए उस रूम से निकल जाती है। पर कुछ ही देर में टीना फिर से रूम में वापस आती है और चारों ओर अपने बैग और फोन ढूंढने लगती है, तो साइड में ही उसे टेबल पर अपने बैग दिखते हैं। टीना अपने बैग को लेकर अंदर देखी है तो अंदर उसकी सारी सामान थी। अपने बैग को लेकर टीना जल्दी से रूम से बाहर भाग जाती है। अंडस्को गार्डन में प्राची गार्डन को घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि पूरे गार्डन को रेड हॉट बेलून्स से सजाया गया था और साथ में चारों तरफ कैंडल भी लगे हुए थे, साथ में रेड रोज जो गार्डन को काफी रोमांटिक लुक दे रहा था। सौरभ, ये सब क्या है? प्राची ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। प्राची की बात सुनकर सौरभ कुछ कहता है, उससे पहले रिद्धि पीछे से कहती है, ये सब मैंने और सौरभ ने अरेंज किया है, फ्रेंडशिप डे है ना इसलिए। रिद्धि की बात सुनकर सौरभ को कुछ समझ नहीं आता। वह रिद्धि को घूर के देखता है तो रिद्धि भी उसे घूर कर देखते हुए शांत रहने का इशारा करता है, तो सौरभ कुछ नहीं कहता, बस मन में ही रिद्धि को कोसते हुए रह जाता है। पर यह सब करने की क्या जरूरत थी? और फ्रेंडशिप डे में रेड हॉट बल्लू और यह कैंडल्स, ये तो किसी कपल की डेट के। अरे जान, हम फ्रेंड्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और रेड हॉट प्यार करने वालों के लिए ही होते हैं और हम फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने और सौरभ ने रेड हॉट चुना। और कैंडल्स, तुझे कैंडल्स पसंद है इसलिए कैंडल्स। अब ज्यादा सवाल मत कर, बता कैसा लगा डेकोरेशन? रिद्धि ने प्राची के कंधे पर हाथ रखकर कहा। रिद्धि की बात सुनकर प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए, ठीक ठाक है, पर खामखा पैसे खर्च करके क्या ही मिल जाता है तुम दोनों को अभी? प्राची के और कुछ कहने से पहले सौरभ घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने जैकेट के अंदर से एक खूबसूरत सा रेड रोज निकाल प्राची के आगे करते हुए कुछ कहता, उससे पहले कोई प्राची को कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लेता है और सौरभ के सामने खड़ा हो जाता है। सौरभ, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखा था और अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा था, अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसे अपने सामने किसी आदमी का पर दिखता है। सौरभ अपने चेहरे को ऊपर करता है तो उसके सामने तनिष्क खड़ा था, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। ये सीन ऐसा था जैसे सौरभ तनिष्क को प्रपोज कर रहा हो और तनिष्क सौरभ को रिजेक्ट करने ही वाला हो, जिस वजह से उसके चेहरे पर गुस्सा था और सौरभ के चेहरे पर कंफ्यूजन के सामने वाला क्या कहेगा। उन दोनों को ऐसे देख रिद्धि बारी बारी से उन दोनों को देखने लगती है और कहती है, सौरभ, मुझे नहीं पता था तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, पर तू गलत इंसान के सामने अपने प्रपोजल को रख रहा है, क्योंकि तनिष्क भैया तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। रिद्धि की बात सुनकर सौरभ और तनिष्क रिद्धि को देखने लगता है। वही रिद्धि की बात सुनकर प्राची, जो तनिष्क के पीछे खड़ी थी, वह जोर जोर से अपने पेट पकड़ हंसने लगती है। प्राची को ऐसे हंसते देख सौरभ, जिसके चेहरे पर अब कंफ्यूजन के जगह गुस्सा दिख रहा था, वह बिल्कुल से शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है। साथ में रिद्धि के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और कुछ सोचते हुए वह जल्दी से अपने फोन निकाल प्राची के हंसते हुए वीडियो बना लेती है। रिद्धि और सौरभ ने बहुत दिनों के बाद प्राची को हंसते हुए देखा था, जिससे बल दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे।
लेकिन सबसे अलग तनिष्क को इस तरह से प्राची के हंसने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह प्राची को कमर से पकड़ अपने पास खींच के प्राची के चीक्स को अपने एक हाथ से कस के पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर, तुम्हें किस बात की इतनी हंसी आ रही है जो तुम ऐसे हंस रहे हो? अपने हस्बैंड के होते हुए आए दिन अलग अलग लड़कों के साथ घूमते हो, शर्म नहीं आती? तनिष्क की बात सुनकर प्राची की स्माइल एकदम गायब हो जाती है और वह तनिष्क को घूरते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर तनिष्क प्राची को नहीं छोड़ना। शर्म की बात आप ना ही कर तो बेहतर है। जो आए दिन अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को लेकर घूमता है वह मुझे कह रहा है शर्म की बात? सो फनी। इतना कहकर प्राची तनिष्क को खुद से दूर कर देती है, जिससे तनिष्क प्राची से 2 कदम दूर चला जाता है। प्राची के ऐसा करने से तनिष्क फिर से गुस्से में प्राची की ओर अपने कदम बढ़ने लगता है कि उतने में उनके बीच सौरभ आ जाता है और तनिष्क को गुस्से में घूरते हुए, मिस्टर सिंघानिया, आप तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हैं, ना तो जाए अपने गर्लफ्रेंड के पास जाए, यहाँ पर हमारे क्वालिटी टाइम को खराब मत कीजिए। तनिष्क सौरभ को गुस्से में घूरते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे सौरभ मुंह के बाल गिर जाता है और उसके होठों के कोने से खून आने लगता है। सौरभ को गिरा हुआ देख रिद्धि और प्राची भागते हुए सौरभ के पास जाने लगती है, पर तनिष्क प्राची को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कल ही कहा ना कि तुम लड़कों से दूर रहोगे, और खास करके इस सौरभ और आर्यन से, तो तुम फिर से इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। मेरी जिसके साथ मन होगी मैं उसके साथ बात करूंगी, इसके साथ जो करना होगा मैं वो करूंगी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे रोकने की। वही अब तक रिद्धि ने सौरभ को खड़ा कर दिया था और सौरभ गुस्से में तनिष्क को देखते हुए उसके पास जाता है और तनिष्क को प्राची से दूर करके उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिससे तनिष्क का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके भी होठों के कोने पर खून आ जाता है। तनिष्क गुस्से में सौरभ को देखते हुए उसके चेहरे पर एक और मुक्का मार देता है और फिर उसके पेट में अपने घुटने मार के सौरभ को लगातार लात घुसे मारने लगता है। रिद्धि जो बही खरा ध्यान से तनिष्क के चेहरे को देख रही थी, रिद्धि के दिमाग में कुछ चल रही थी जो किसी को पता नहीं चल रही थी, लेकिन प्राची इन दोनों के लड़ाई से परेशान हो जाती है और जल्दी से उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को अलग करके, लड़ना बंद करो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? सौरभ को देख, सौरभ तुम कार में जाओ, मैं आ रही हूँ। तनिष्क को देख, और तुम भी प्लीज अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ। प्राची की बात सुनकर ना तो सौरभ वहां से जाता है और ना तनिष्क, जिसे देख प्राची अपनी सिरना में हिलाकर, ठीक है तुम दोनों को लड़ना है ना तो लाडो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर प्राची 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी वहां पर शनाया आ जाती है। शनाया जो काफी देर से तनिष्क का इंतजार कर रही थी, तनिष्क को वहां पर आते ना देख वही तनिष्क को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाती है और वह बस इतना सुन पाती है कि सौरभ और तनिष्क लड़ाई कर रहा है, जिससे परेशान होकर प्राची वहां से जाने की बात कर रही है। शनाया तनिष्क को देख तेज कदम से तनिष्क के पास आकर तनिष्क के होठों के कोने को अपने उंगली से टच करते हुए, ये किसने किया? फिर गुस्से में सौरभ को देख, हाउ डेयर यू टू टच माई बॉयफ्रेंड। सौरभ शनाया को अपनी उंगली दिखाकर, अपने बॉयफ्रेंड को संभाल कर रखो, कहने को तुम्हारी बॉयफ्रेंड है पर इसको जलन तो किसी और के लिए हो रहा है। सौरभ की बात सुनकर शनाया सौरभ को इग्नोर करके प्राची के पास जाकर किसी के कुछ समझने से पहले प्राची के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। वहां पर किसी को भी इस चीज की अंदाजा नहीं थी, सभी हैरानी से शनाया को देखने लगती है और प्राची को भी। यू बीच आए दिन अलग अलग मर्दों के साथ घूमते हो, शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी बॉडी को अलग अलग मर्द की जरूरत है तो तुम तनिष्क के पीछे क्यों पड़े हो? हम जहां जाते हैं वहां तुम पहुंच जाते हो, उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते तुम? शनाया ने गुस्से में कहा। शनाया की बात पर प्राची, जिसने अपनी गाल पर हाथ रखी हुई थी, वह गुस्से में शनाया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जार देती है, जिससे शनाया की सिर घूम जाती है और वह लड़खड़ा कर गिर जाती है। गिरने के बाद शनाया अपने हाथ को अपने पेट में रख लेती है और नौटंकी करते हुए, मेरे पेट में दर्द हो रही है आ। शनाया को ऐसे देख रिद्धि घबरा जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था शनाया प्रेग्नेंट नहीं है। बाकी तनिष्क और सौरभ अजीब नजरों से शनाया को घूरने लगते हैं। वही प्राची साइड टेबल में रखे जूस को ले जाकर शनाया के सिर पर डाल देती है और अपनी उंगली दिखाकर, बीच तुम हो और कहे मुझे रहे हो। शनाया के पेट पर लात मार के, जो प्रेग्नेंट होने की नाटक करके सभी को बेवकूफ बनाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को उसके वाइफ से अलग करने के लिए। तुम और तुम्हारी बॉयफ्रेंड परफेक्ट कपल हो, बिल्कुल एक जैसे का तारांकन। और हाँ, मैंने यह नहीं कहा कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं डाइवोर्स दे दूंगी, बस कुछ टाइम वेट करो, सब कुछ की एक प्रोसेस होती है, वह हो जाने दो। वैसे भी मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रही, मैं ही स्टूपिड थी। मुझे खुद पर हंसी आती है ये सोचकर कि मैंने तुम्हारी बॉयफ्रेंड जैसे इंसान से प्यार कैसे किया, और वह भी 15 साल तक। बट थैंक गॉड कि अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मुड़ के वहां से जाते हुए, फौदार मेरे पीछे मत आना, नहीं तो इससे भी बुरी हाल करूंगी मैं तुम्हारी।
वही सौरभ भी प्राची के पीछे पीछे जाता है और रिद्धि जो अब तक प्राची की बातें सुनकर शौक में थी वह भी शनाया को देखते हुए, प्राची थी इसलिए इतना किया, मैं होती ना तो ये टेबल तुम्हारे सिर पर फोड़ जाती और साथ में तुम्हारे कपड़ पर आग भी लगा देती ताकि तुम्हारी सारी चालें यही खत्म हो जाए ब्लाडी बीच। इतना कहकर रिद्धि तनिष्क को गहरी नज़र से कुछ देर घर के वहां से प्राची और सौरभ के पीछे पीछे चली जाती है। वही यह सब कोई अपने कमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तनिष्क शनाया को देखता है जिसके सर पर प्राची ने जूस गिरा दिया था, जिस वजह से उसकी हेयर स्टाइल और मेकअप बिल्कुल खराब हो गई थी और वह बहुत ही ज्यादा गंदी दिख रही थी। शनाया मासूम सा चेहरा बनाकर तनिष्क को देखते हुए, तनिष्क मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने क्या ही कर दिया था उसके साथ। सही तो कहा मैंने। तनिष्क शनाया को देख, तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो सकती है, ये तो नकली टम्मी है ना, तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर। तनिष्क की सवाल पर शनाया थोड़ी हड़बड़ा जाती है पर फिर खुद को ठीक करके, एक्चुअली आज शाम से ही मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रही है पर मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि बताने से तुम डिनर पर नहीं ले आते, पर अभी प्राची के ऐसा करने से दर्द और ज़्यादा बढ़ गई है। शनाया की बात सुनकर तनिष्क अपने जेब से फ़ोन निकाल कर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है तो कुछ ही देर में वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तनिष्क उन सबको देख, मैडम को हॉस्पिटल पहुँचा दो। तनिष्क तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेले कैसे जाऊंगी। तनिष्क तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तनिष्क, शनाया पीछे से चिल्लाते रह जाती है और तनिष्क सीधा वहां से निकल जाता है। शनाया किससे बात कर रही थी? सिद्धार्थ जब बाहर आकर टीना को नहीं देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? अब तनिष्क गुस्से में प्राची के साथ क्या करेगा?